बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर वाफियत से गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाजरीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरीन। जी नाजरीन, कैसी जा रही है आपकी सुबह? सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन जितना हो सके बाकसरत जो है वो दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करें। आप देखेंगे आपकी लाइफ में कितनी मुश्किलें जो हैं वो आसान होती चली जाएंगी। हमको टेंशन का दौर चल रहा है, परेशानी है, अफरा तफरी का दौर है, लोग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होते हैं। तो उसमें अगर हम अल्लाह की तरफ ज़्यादा रजू करेंगे और ज़्यादा अपनी परेशानियों का जो है वो अल्लाह ताला के पास लेकर जाएंगे तो हल भी उसी के पास है। तो इसी तरह अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत ही मेरी प्यारी और बड़ी अच्छी दोस्त आज मेरे साथ हैं, दुआ बुखारी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। दुआ, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो हैं जी सैयदा बुशरा, जो कि मेकअप आर्टिस्ट हैं। आज हम इनसे स्किन के हवाले से और ब्यूटी टिप्स लातदाद आज इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। आज दोनों बड़ी प्यारी गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, तो आज इनसे बातचीत भी करेंगे। साथ आपको पता है कि आज 1 अप्रैल है, उसके हवाले से मैं जा रही थी कि थोड़ा व्यूअर्स के साथ बात की जाए कि 1 अप्रैल को लोग जो है ना अप्रैल फूल बनाने की बड़ी कोशिश करते हैं। चाहे वो एक मजाक होता है, चाहे वो एक आप समझ होते हैं कि शरारत की जा रही है, लोगों को आप अपनों को तंग करते हैं, जिनके ज़्यादा आप क्लोज होते हैं आप उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये प्लीज़ इस तरह की हरकत जो है वो नहीं करनी चाहिए। ये सरासर गलत है, बल्कि हमारे कोई ना ही हमारे कल्चर का हिस्सा है, ना ही हम इसको जो है इस तरह शरारत के तौर पर, मजाक के तौर पर जो है इसको अपना सकते हैं। क्योंकि आपकी छोटा सा मजाक भी या कोई आपकी छोटी सी शरारत भी जो है ना वो दूसरों को तकलीफ पहुंचा सकती है, दूसरों को दुख दे सकती है। तो कोशिश करें आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ऐसे है ना दुआ, आज के दिन जो है ना वो लोग मोस्टली जो है वो यही कोशिश करते हैं कि अच्छा कोई ना कोई ऐसा मजाक है। 1 अप्रैल जो है वो अप्रैल फूल मनाने का दिन होता है, जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाए। तो इस तरह आज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि आप कह भी चुके हैं कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। हमारा इस बात से, इस जैसे आप कह सकते हैं कि एक इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो किसी अपने मुसलमान भाई या बहन की दिल आज़ारी करना और उसके साथ इस किस्म के मजाक करना, इसकी इस्लाम में भी मना फरमाया गया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सारे लोग तो फैशन में और वायरल होने के चक्करों में तो आजकल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी कर लेते हैं। हाँ, जो कि नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो हमें अवॉइड करना चाहिए। हाँ। हमारा इस दिन से कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए, और वैसे भी 1 अप्रैल जुम्मे को आ रहा है, तो हमें चाहिए कि हम अपने जुम्मे के दिन पे जुम्मे का दिन है तो तमाम मुसलमान जितने भी हैं वो ये कोशिश करें कि एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और प्यार मोहब्बत मुस्कुराहटें ये बिखेरे। अच्छा जी, जैसा कि नाज़रीन आपको पता है हमारा फर्स्ट सेगमेंट आज नेकी की बात, उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं अल्लामा साहब जो है वो हमें आज कौन सी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत गुफ्तगू करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक साहबा बताते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा खूबसूरत कलाम किया करते थे, यानी ऐसा कलाम कि आपकी आवाज़ में भी नगमगी होती थी, यानी ना बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ होती थी ना बहुत ज़्यादा आहिस्ता आवाज़ होती थी। और अगर आपने किसी को उसके ऐब से, उसकी गलती से आगाह भी करना होता था तो आप कभी भी उसको मुखातिब करके नहीं बात कहते थे। आप हमेशा ये फरमाते थे कि लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसा करते हैं, और जिसमें वो बात होती थी वो सहाबी समझ जाते थे कि ये मेरी तरफ इशारा है, और वो अपने आप को उस गलती से और उस ऐब से बचाने की कोशिश करते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न कलाम, आपके कलाम की खूबसूरती और आपके कलाम में जो एक मुस्बत पहलू था, आज हमें ज़रूरत है कि हम उस मुस्बत पहलू को इख्तियार करें। अल्लामा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, बजाय कि हम किसी का मजाक उड़ाएं या किसी का दिल दुखाएं। तो हमें पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आना चाहिए, दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखें। जब तक आप दूसरों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ सकी। लिहाजा अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, खुश रहें, है ना।
पॉजिटिव वाइब्स लेकर आए। बिल्कुल, पॉजिटिव वाइब्स तो वैसे भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। अच्छा दुआ, सबसे पहले तो जानेंगे क्या चल रहा है आजकल, क्या एक्टिविटीज हैं आपकी? जी एक्टिविटीज़ तो आपको पता है कि रमज़ान की आमद है, तो उसके हवाले से आजकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कुछ फैमिलीज़ हैं रजिस्टर्ड मेरे पास जिनको हर साल हम राशन देते हैं, और उसके अलावा ईद के करीब उनको कुछ कपड़े और कुछ मतलब ईदी के हिसाब से कोई पैसे या बच्चों के बड़ों के इस तरह, तो इस हवाले से डोनेशंस वगैरह पे काम कर रही हूँ। और कुछ पर्सनल भी होता है मेरा साथ उसके अंदर, तो ये सब कुछ चल रहा है। और कोशिश कर रही हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं जो है वो राशन ड्राइव में भी, और वैसे भी नेक्स्ट जो हमारा क्लोथ का होता है ईद से पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलीज़ को कवर करूँ। और इस दफ़ा मैंने ये किया है कि मैंने हर फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से पैकेजेस बनाए हैं कि जहाँ फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा हैं वहाँ के लिए पैकेज और है, जहाँ कम है वहाँ के लिए पैकेज और है, ताकि डोनर्स को भी आसानी हो। और आपके प्रोग्राम के पैनल से मैं लोगों से ये अपील भी करूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करें इस मंथ में, और जो कर सकते हैं वो सपोर्ट करें हमें भी इस नेक नोबल कॉज के अंदर। बिल्कुल, वो कहते हैं ना नेकी की काम में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। आपकी थोड़ी सी मदद की वजह से किसी का जो है वो भला हो सकता है, भला भी हो सकता है। और एक चीज़ और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों के जहन में ये चीज़ होती है कि अगर हम डोनेट करें तो बहुत ज़्यादा करें। अगर आपने 100 रुपये भी डोनेट करने हैं तो आप वो करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर 10 लोग 100 रुपये भी देते हैं तो 1000 होता है, और 1000 में एक रीज़नेबल कोई भी चीज़ आ सकती है जो हम एक फैमिली को दे सकते हैं। बिल्कुल। तो आप कम करें, ज़्यादा करें, डोनेट ज़रूर करें इस मंथ में। और वैसे भी हमेशा आपको करते रहना चाहिए। देखिए, गरीब को हमारे ना मुल्क में ये कंसेप्ट है कि सिर्फ रमज़ान के अंदर ये चीज़ें होती हैं, गरीबों को भूख सारा साल लगती है। अब मेरा ये है कि मैं हर मंथ राशन ड्राइव मेरी होती है। सही। मैं ये नहीं कि सिर्फ स्पेसिफिकली रमज़ान में ही कर रही हूँ। तो ये भी एक मैसेज मैं देना चाह रही थी कि लोगों के जहन में ये चीज़ आए कि वो हर मंथ कोई 1 या 2 फैमिलीज़ ऐसी देख लें अपने घर के पास कहीं भी जो आपको पता है कि डिजर्विंग है, आप उन्हें सपोर्ट करें, इंडिविजुअल एफर्ट करें अपनी। ज़रूरी तो नहीं कि आप बड़े पैमाने पे करें। हाँ, तो मैंने भी तो जब स्टार्ट किया था तो कोई बड़ा लेवल नहीं था, मैंने अपने सराउंडिंग से ही स्टार्ट किया था, अपने रिलेटिव से, अपने मतलब के कॉलोनी से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, लोग भी आते हैं हमारे साथ, शामिल होते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये कभी ना सोचें कि हम थोड़ा कि ऐसे करें, थोड़ा सा क्यों करें। डोनेट करना आपकी, जिसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी का मकसद बना लें कि आपने दूसरों के लिए कुछ करना है। अगर आपके पास 5 हैं तो उसमें से 100 रुपये आपने देने हैं, अगर 1000 हैं तो 200 देने हैं। इस तरह एक परसेंटेज बना लें कि मैंने अब इतने पैसे लोगों को देने हैं, ये चीज़ है। सही। हाँ। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो हमारे साथ बुशरा भी मौजूद हैं, तो बुशरा की स्माइल ना ऐसे माशाल्लाह देख के वो सुबह सुबह की स्माइल जो है ना वो बड़ी है ना, हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप अपने दिन का आगाज करते हैं। जी बिल्कुल, जब इंसान जो है वो स्माइलिंग फेस रखता है तो फेस पर ग्लो ज्यादा आता है, ज्यादा ग्लो आता है। बिल्कुल, हमें कहते हैं ना हमेशा क्यों नहीं है हमारी स्किन के ऊपर ग्लो क्यों नहीं है, तो जब आपके मिजाज भी थोड़ा उखड़ा हुआ और थोड़ा तल्ख हो ना तो फिर आपका चेहरा रोशन और निखरा हुआ नजर आता है। मूड्स होते हैं ना, मूड्स, हाँ, वो हमारे फेस पर बड़ा उसका इफेक्ट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी कभी जब इंसान बीमार होता है या मूड ऑफ होता है तो एकदम खुद से भी हम लोग मिरर में देखते हैं तो हमें लगता है कि जैसे फेस पर वो चीज नहीं है, बीमार लगता है, इंसान परेशान लगता है। टेंशन और टेंशन ले लेके वैसे ही इंसान के चेहरे पे ग्लो खत्म हो जाता है। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह अभी सीजन क्योंकि गर्मियां बहुत ज़्यादा इस टाइम पड़ने लगी है, मार्च में हुई, फिर उसके बाद अप्रैल, तो अब माह रमज़ान भी आ रहा है, अब तो याद 1 अप्रैल हो गई, तो उस हवाले से जानना चाहेंगी किस तरह हम अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं? देखिए, बेसिकली तो स्किन जो है, हमारा मुल्तान का वेदर एक मिट्टी बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद जब स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो वो वैसे ही मुल्तान के लोग जो हैं उनके रंग बदल जाते हैं, कॉम्प्लेक्शन खराब हो जाता है। सर्दियों में कलर कुछ और होता है और गर्मियों में कलर कुछ और होता है। तो उसमें ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, वैसे तो ये है कि गर्मियों में वाटर इनटेक ज़्यादा होता है और स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, आप सन ब्लॉक यूज़ करें। और फीमेल्स के लिए तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेस को क्लिंस रखें और अच्छे जो है वो क्लिनजिंग मिल्क जो होते हैं ऑयल फ्री यूज़ करें। कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, कुछ की ड्राई होती है, लेकिन जब ये समर का सीज़न आता है तो सभी की स्किन जिनकी ड्राई होती है उनकी भी थोड़ा बहुत ऑयल प्रोड्यूस करती है स्किन। तो स्किन की केयर के लिए है कि अच्छे जो है वो सोप
कुछ लोग यूज़ करते हैं घर में, जो हैंड से जिससे वॉश कर रहे हैं वही आपने उठाया और फेस उससे वॉश कर लिया। ऐसा ना करें, स्पेसिफिक जो अच्छे फेस वॉश होते हैं वो यूज़ करें और सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें, क्योंकि मुल्तान की जो गर्मी है वो तो वाकई स्किन को बर्न कर देती है। वो हम आम उसमें जो है ना, इस तरह लगता है कि आप फुल सूरज जो है वो कहाँ पे देखें, हम अपना सेंटीग्रेड देखें, टेम्परेचर देखें तो कहाँ पहुंचा हुआ 40-50 तक गया हुआ है। बिल्कुल। तो उसमें जो है वो स्किन कुछ लोगों की डार्क हो जाती है, कुछ लोगों की पैची स्किन हो जाती है। इस तरह से कि वो होता बेसिकली यही है, ज़्यादातर जो लोग ऑफिस गोइंग होती हैं फीमेल, वो नहीं इतना केयर कर पाती हैं अपनी, क्योंकि सारा दिन जॉब है उसके बाद वो। लेकिन ये है कि आप सारा दिन सुबह में जब आप मेकअप करते हैं तो आप सन ब्लॉक लाजमी यूज़ करें। और अब तो मेडिकल स्टोर्स पे काफ़ी ऐसे सन ब्लॉक हैं जिनमें जो इस टाइप के होते हैं जिस तरह से फाउंडेशन होती है, तो आप वो सन ब्लॉक यूज़ करें और उसके बाद आप फाउंडेशन वगैरह कुछ ना लगाएं, जस्ट सन ब्लॉक के साथ ही आप मेकअप जो है उसको कर लें, तो उससे स्किन बहुत अच्छी प्रोटेक्ट रहती है। उसके अलावा मास्क होते हैं इस टाइप के, जिस तरह से मड मास्क है या इस तरह के मास्क हैं जो स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं गर्मी से, तो वो ज़रूर यूज़ करें। यानी कि अपनी लाइफ में अपनी केयर के लिए ये चीज़ ज़रूर थोड़ा सा टाइम, जो लोग अपने आप को टाइम नहीं देते ना, वो उनकी लाइफ का कोई मकसद नहीं होता। मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में पूरे दिन में 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें, ताकि आप कि जब आप देखें, जब हम अपनी केयर करते हैं ना, तो हम इंटरनली भी बड़े सेटिस्फाई होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जब आप इंटरनली आपको सेटिस्फेक्शन होगी तो आपका फेस खुद ब खुद ग्लो करेगा। तो अपने लिए टाइम निकालें, जो लोग अपने आप को टाइम देते हैं उनकी स्किन भी अच्छी रहती है और वैसे भी वो ग्लो करते हैं। तो ये है कि छोटे छोटे टिप्स होती हैं, जिस तरह से कुछ लोगों की स्किन जो है वो उस पर एक्नी आ जाती है। एक्नी का तो बड़ा इस टाइम हम देखते हैं, एक्नी होगी, स्कार्स हो गए, आपकी छाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, फिर आजकल तो हम देख रहे हैं ओपन पोर्स जो हैं वो आपके लिए बड़ा वो नुकसानदेह होते हैं, स्किन को बड़ा डैमेज करते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए जिनके ओपन पोर्स हों? अच्छा, उसके लिए ये है कि देखें, हमें ओपन पोर्स तब होते हैं जब एक तो खैर एजिंग साइंस होते हैं ये, लेकिन अगर आपके बिफोर 30 आपके फेस पर ओपन पोर्स आ रहे हैं तो वो आपकी ऐसा होता है कि जैसे हम लोग जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, उसके अलावा हम लोग कोई भी नाइट क्रीम उठा के लगा लेते हैं, कोई बताता है वो टोटका कर लेते हैं। इस तरह नहीं, मतलब जो नाइट क्रीम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, वो हमारी स्किन के पोर्स भी ओपन करती हैं। स्कार्स आते हैं जो स्किन पे, वो भी नाइट क्रीम की वजह से आते हैं। कुछ लोगों की छाइयाँ हो जाती हैं या पिगमेंटेशन होती है, ये सारी नाइट क्रीम के डिजास्टर्स होते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन है उसकी 7 लेयर्स हैं। जब आप अपर लेयर उसको रिमूव हो जाएगी, क्योंकि स्टीरॉइड्स हैं, बिल्कुल ऐसे, तो डेफिनेटली आपकी जो नीचे से जो लेयर्स हैं वो सेंसिटिव होती हैं जो हमारी स्किन के। और फिर होता ही है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने नाइट क्रीम यूज की और उसके बाद जो है वो हम दोबारा हमारा कलर वैसे हो गया, तो होता ही है कि जो आपकी स्किन उतर जाती है, जब आप छोड़ देते हैं तो स्किन वापस आ जाती है, जिस तरह चिट्टा होने के चक्करों में ना कलर हम। अच्छा, ये बड़ा मसला है, हम खवातीन कहती हैं कि बस देर भी ना लगे और हमारा जो कलर है ना वो मिनट में गोरा हो जाए, हम ऐसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हमारी स्किन हो, लेकिन ये नहीं पता होता कि वो अपनी स्किन का कितना नुकसान कर रहे हैं। और वो एक चीज़ मैं ऐड करूंगी यहाँ पे कि बहुत सारी खवातीन को ना प्रेशराइज किया जाता है इसके लिए कि आप ये करें, और अगर आपका रंग फेयर नहीं है ना तो आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। उनका कॉन्फिडेंस किल किया जाता है और उनको बिल्कुल ना कॉम्प्लेक्स उनके अंदर पैदा किया जाता है। ये हमारी सोसाइटी में बड़ी एक आदत है, मुझे पता है ना, मैंने आज तक कभी भी इस चीज़ को कॉम्प्लेक्स एज कॉम्प्लेक्स नहीं लिया। मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने जैसा मुझे बनाया मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और मुझे बड़े लोग नुस्खे बताते हैं, आप ये करें वो करें, फलानी क्रीम ये करीम वो करीम, मैंने कभी अपनी स्किन के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि बाद के जो आपके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, जैसे अभी बुशरा ने बताया कि आपके स्किन के जो है पोर्स ओपन होना और स्किन हार्मफुल रिएक्शंस, उससे तो बेहतर है ना ये। तो ये फीमेल्स को ना मेरा एक मैसेज भी है, जो इस तरह मतलब जिनका कलर फेयर नहीं है, कि ये कोई वो नहीं है, डिसेबिलिटी नहीं है आपकी, ये कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि आपका कलर फेयर नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है और आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए, द वे यू आर। हम बात करेंगे, कर दिया ना। हाँ बिल्कुल, इस पे हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनसे आज हम बुशरा हैं, उनके साथ हम बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है, स्किन के हवाले से बातचीत चल रही है। आज हम इनसे राज भी जानेंगे, दुआ भी हमारे साथ मौजूद है, दुआ से जानेंगे किस तरह लोगों की हेल्प की जा सकती है, मजीद उसमें किस तरह क्या तरीक़ेकार है उस हवाले से जानेंगे। क्या वैसे तरीका होना चाहिए डोनेशन का? अच्छा, डोनेशन का बेसिकली तो तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको जो रेलेवेंट पर्सन है, जैसे कि मैं करती हूँ, मेरा वे ऑफ डूइंग दिस थिंग ये है कि मेरे पास कोई केस आता है किसी किस्म का, राशन का, किसी बच्चे की शादी का या किसी स्टूडेंट की स्टडी का, तो मैं पर्सनली उसको वेरीफाई करती हूँ, खुद जाके देखती हूँ, और अगर वो डिजर्विंग हो देन नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मैं अपने डोनर्स से बात करती हूँ कि जो है पहले तो मैं पर्सनल अपना देखती हूँ कि मैं कितना उसमें अपना वो कर सकती हूँ शेयर। उसके बाद मैं डोनर से बात करती हूँ कि आप ये केस है और बिल्कुल वेरीफाइड है, अगर आप इसमें हेल्प करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। फिर जितना हो सकता है हम लोग करते हैं। उसके बाद कुछ रिलेटिव्स हैं मेरे, उनसे भी मैं बात करती हूँ। तो यानी कि बेसिकली ना हमें ना मुस्तहिक को ढूंढना है। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुस्तहिक नहीं होते, और उसमें फिर वो यही होता है ना, जो लोग मुस्तहिक नहीं होते उन तक तो पहुंच जाता है, लेकिन जो लोग मुस्तहिक होते हैं उन तक नहीं पहुंच पाती। तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है पर्सनली। और उसके बाद आप ये देखें कि इनको ज़्यादा नीड किस चीज़ की। अगर आप उनको कहीं जॉब करवा सकते हैं तो जॉब करवा दें, ठीक है ना, वो भी एक सदका जारिया होता है। ये नहीं कि आप उसे सपोर्ट ही करते रहें, उनको आदत भी डालें कि वो खुद से कुछ करें। तो इस तरह बेचारे जब एक इंसान काम करना शुरू करता है ना, तो वो साथ के साथ उसको पता चलता जाता है कि मैंने कैसे करना है। तो हमें भी जाहिर है कि साथ साथ ही समझ आई। अब जैसे एक फैमिली का केस था, तो उसमें मैंने ये देखा कि उनकी एक बेटी है और बड़ी, तो उसको मैंने एक स्कूल में मतलब टीचर लगवा दी। तो ये भी एक हेल्प हो जाती है। बिल्कुल जरूरी नहीं कि हम सिर्फ उन्हें देते ही रहें, उनको अपने पाँव पे खड़ा करें, कोई छोटा सा बिजनेस करवा दें। लेकिन बेसिकली जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि आप पहले वेरीफाई जरूर करें, एक बार पर्सनली वेरीफाई करें। नहीं कर सकते पर्सनली वेरीफाई तो किसी के थ्रू करें, लेकिन करें जरूर ताकि मुस्तहिक तक उसका हक जाए। समटाइम होता है कि हम चीज़ें बस जब हम डोनेट कर रहे होते हैं वो सही मुस्तहिक अफराद तक पहुंच नहीं पा रही होती, क्योंकि जो सफेद पोश लोग होते हैं ना, वो उनको मांगना अच्छा नहीं, उनको ढूंढना पड़ता है, उनको ढूंढना पड़ता है। असल में होता पता है क्या है, होता यह है कि जब अब जितने भी बड़े लोग हैं जो अच्छी डोनेशंस कर सकते हैं, और जिनके पास डोनेशन करने का ये सोचना भी नहीं होता कि हमने कहीं से डोनेट करना है तो हमें डोनेशन इतनी दें या उतनी दें, वो ये करते हैं कि जो बड़े बड़े इदारे हैं उनको देते हैं, जिनको ऑलरेडी बाहर से भी सपोर्ट हो रही है। लेकिन जो अपने लेवल पे कर रहे हैं, लोग खुद से कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं लोगों को, और उन तक लोग आ रहे हैं, क्योंकि सफेद पोश फैमिलीज खुद नहीं मांगती। और मेरे पैनल में ज्यादातर ऐसी ही फैमिलीज हैं। और अगर कुछ लोगों का ये कंसेप्ट होता है ना कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये तो हम बैठे हैं आपके लिए, आप हमें बताएं कि आपका क्या है सिनेरियो। अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको प्रॉपर वेरिफिकेशन दें, प्रूफ दें, तो हम उसके, मेरा जो काम है ना वो इसलिए क्लियर है, और मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ कि मैं प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ, प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ काम करती हूँ। कोई भी बंदा मुझसे ये पूछ ले कि हाँ कहाँ दिया, कितना दिया और क्या दिया, तो वो सब सामने होता है। सही, अच्छी और होना भी ऐसे चाहिए, नहीं और क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। आप यकीन माने आसमा, मैं आपसे एक बात करूँगी। एक फैमिली को मैंने विजिट किया, तो मुझे ना किसी ने कहा कि यहाँ मतलब ये लोग डिजर्विंग हैं। अच्छा, मैं जब उनके घर में गई तो मैं इतनी हैरान हुई ना, तुम यकीन करो कि मैं उनको एक दफ़ा उनसे एक दो बार मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने कभी मुझे कहा नहीं था, हालांकि वो जानते थे कि मैं ये काम करती हूँ। तो सफ़ेद पोश लोग ऐसे ही होते हैं। तो मैंने जब जाके उनका घर देखा तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि जिसे कहते हैं ना, ये लोग हैं मुस्तहिक जो हमारे डोनेशंस के, ऐसे लोग, ऐसे नहीं जो गली गली में खड़े होके मांग रहे हैं कि उसके नाम पे और इसके नाम पे। ये लोग मुस्तहिक नहीं होते। जाहिर है लोगों ने ना एक अच्छा ड्रामा भी रचा रखा है। हाँ, ठीक है, और वो आकर उस तरीके से, अच्छा मांगने वालों पे तो मुझे निहायत गुस्सा आता है। ऐसे ही है कि एक उन्होंने तो अपना कारोबार बनाया हुआ है, जो मुस्तहिक लोग हैं वो बेचारे उन तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पा रही होती हैं, और जो इस तरह का माफिया बैठा हुआ है वो जो है वो आगे बढ़ चढ़ के जो है हर वक्त, अब आप खाली अगर आप बाहर भी निकल जाए
तो आप यकीन करें कितने जो है लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं मांगने वाले। बिल्कुल ऐसा ही होता है, ऐसा लगता है कोई छोड़ गया इन्हें बहुत सारे हाँ, मतलब एकदम बंदा परेशान हो जाता है कि आप बाहर आए हैं तो इतने सारे लोग, और कहीं भी खड़े हो जाओ आप, हाँ। किसी कॉर्नर में, बाजार में शॉपिंग करते हुए, किसी रेस्टोरेंट के बाहर, हर जगह ये लोग मौजूद हैं। इनका पूरा एक प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, ये बाकी माफिया ही है। हाँ। और इन माफिया की वजह से ऐसे लोगों का हक मारा जाता है जो वाकई डिजर्विंग है। लोगों के हालात इतने बुरे हम तो देखते हैं ना, वो अगर सुबह खाते हैं तो उनको शाम का, रात का पता नहीं होता कि हमने खाना या नहीं। तो ऐसे लोगों को ढूंढे बेसिकली। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे लोग पड़े हैं। आप इर्द गिर्द में देखें, आप अपने रिलेटिव्स में देखें, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं, आप उन तक भी जो है वो पहुंचा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह बुशरा स्किन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो स्किन के साथ साथ हेयर भी जो है ना हमारा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। हेयर का कैसे ख्याल रखा करें, क्योंकि गर्मियों में स्वेटिंग हो रही होती है तो उससे भी आपका बाल जो है वो बड़ा नरम हो जाता है, उससे बाल डैमेज होते हैं। फिर हमारा जैसे रोज का काम है कि बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं, कभी कर्ल्स कर रहे हैं। हाय, मैं बड़ी तंग होती हूँ वैसे। यकीन करें, मेरा मेकअप आर्टिस्ट हमजा है ना, तो मैं उसे लड़ गई तो तुमने मेरे बालों को ना जला दोगे, अनकरी मेरे बाल जले हुए होंगे। असल में आसमा होता यह है कि देखें, जैसे अब आपका तो डेली का एक काम है। हाँ। और जो लोग डेली बेसिस पे इस तरह चीजें कर रहे हैं, आयरन कर रहे हैं, बालों को कर्ल्स कर रहे हैं, यानी हीट मिल रही है। हाँ। तो पहले तो ये कि आप बहुत अच्छा कोई हीट प्रोटेक्टर स्प्रे लाजमी होना चाहिए आपका। आप अपना पर्सनल रख लें, क्योंकि आपको पता है कि आपके बालों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। आप वो जरूर करें। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये देखें कि जब आप डेली बेसिस पे अपने बालों को हीट दे रहे हैं तो आप उस पर ज़रूर वो हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे है और इम्पोर्टेड लें, अच्छा, जो भी क्वालिटी जिसकी बहुत अच्छी हो। जो हमारा कॉस्मेटिक होता है, कुछ भी होता है, अगर हम लो क्वालिटी की चीज़ सिर्फ प्राइस देखते हुए लो क्वालिटी की चीज़ यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल होती है, हमारे हेयर्स के लिए है, चाहे स्किन के लिए है, और मतलब जिस तरह से भी है, तो आप उसको क्वालिटी बहुत अच्छी लें। सेकेंडली ये कि आप बालों में ऑयलिंग करें। जब आपने शावर लेना है उससे आप आधा घंटा पहले कर लें। अगर आप ऑयलिंग आपको पसंद नहीं है तो बहुत अच्छे अच्छे मास्क हैं मार्केट में, जिसमें कैरेटिन मास्क हैं, जिसमें प्रोटीन मास्क हैं। आप वो मास्क 1 घंटे के लिए लगा लें। अगर आप 1 घंटे के लिए नहीं लगा सकते हैं तो आप 10-15 मिनट के लिए बस उसे बालों में अप्लाई करें। और बड़े अच्छे मास्क हैं जो इम्पोर्टेड हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, तो वो उनमें शैम्पू का इफेक्ट भी होता है। अगर आपने ऑयलिंग नहीं की हुई है तो आपने मास्क लगाया, आप जस्ट मास्क को ही वॉश करेंगे तो उसमें शैम्पू भी आपको फील होगा कि इसमें शैम्पू है, तो उससे बाल आप खुद फील करेंगी कि आपके बाल जो हैं वो आपको लगेगा कि लाइवली हैं, मतलब उनमें शाइनिंग भी होगी और उनमें जान भी आ जाएगी। मास्क आपने 1 वीक में 3 टाइम या 2 टाइम यूज करने से ज्यादा नहीं करना। और जो लोग कंडीशनर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कंडीशनर भी आपने वीक में मतलब 2 बार इस्तेमाल करना है, जैसे आप हेयर को वॉश करते हैं जी। उसके अलावा आप नेचुरल चीजों से अपने हेयर्स का ट्रीटमेंट करें। जरूरी नहीं है कि मैं मतलब ये कह रही हूँ कि मास्क आप खुद से भी बना सकते हैं। अच्छा, क्या वैसे टिप्स मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ लाजमी शेयर करें। अच्छा सा शेयर करें। हाँ, जैसे मायोनीज है, सभी घरों में होती है, सबको पता है मायोनीज है। आप मायोनीज ले लें, उसमें 1 टेबल स्पून या टीस्पून आप हनी डाल लें और लेमन डाल लें उसमें, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो वो आप अपने हेयर्स में लगाएं मायोनीज, उससे भी बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। जिन लोगों के बाल फ्रिजी हैं, जिनके बाल हार्ड हैं, वो लगाएं तो जब वो वॉश करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। उसके अलावा ये है कि आप हेयर्स में जैसे प्याज होती है उसको आप ग्राइंड करके उसका वाटर निकाल लें और उसे स्प्रे बॉटल में डाल लें। आप अपनी स्कैल्प पे करें, थोड़ा सा उसमें जिंजर डाल लें, लेकिन वो हो वाटर उसे स्प्रे बॉटल में डाल के अगर आप स्प्रे कर लें बालों में और उसे थोड़ी देर छोड़ दें और वॉश करें, उससे हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, आपकी स्कैल्प भी अच्छी होगी। उसके अलावा आपके हेयर्स में शाइन भी बहुत ज़्यादा आएगा। ये बड़ा ज़रूरी है, बालों की तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए। बाल जो है अगर थोड़े से भी बाल गिरना शुरू हो जाए ना तो बड़ा मसला हो सकता है। बालों का बड़ा अमल दखल है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक डैंड्रफ के लिए भी कोई एक टिप दें आपके? डैंड्रफ जिसे बहुत ज़्यादा होती है, ये मसला है, होता है। अच्छा, डैंड्रफ जो है ना बेसिकली उन लोगों के हेयर्स में होती है जिनका कोई थोड़ा सा मेडिकल इशू भी होता है, सबके नहीं होती। सर्दियों में सबके यहाँ होती है, लेकिन अगर किसी को गर्मियों में होती है तो आप सबसे पहले तो डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि हमारे स्किन में ऐसा होता है कि फंगल इन्फेक्शन होता है, हमें उसका नहीं पता होता। वो स्किन जिन लोगों के यानी कि जिन लोगों के कुछ खास हेयर्स के स्कैल्प के पार्ट्स में कोई डैंड्रफ आ जाती है या लगता है कभी कभी कि
कोई पैच आ गया है तो वो बेसिकली वो फंगल इन्फेक्शन होता है। होता ये है कि हमारी जो स्किन है वो ऑयल प्रोड्यूस कर रही होती है, हम उसके ऊपर कोई ऐसी ऑयलिंग लगा कर लेते हैं, ऐसा शैम्पू यूज कर लेते हैं जो रिएक्ट कर जाता है, उसकी वजह से हो जाता है। तो उसमें ये है कि आप कोकोनट ऑयल जो है वो अप्लाई करें गर्मियों में। सर्दी में वैसे भी कोकोनट ऑयल थोड़ा ड्राई होता है तो वो मिक्स थोड़ा आप किसी और ऑयल के साथ मिक्स करके लगाएं, ठीक है, तो वो जो है वो बहुत बेस्ट रहेगा। उसके अलावा विनेगर है और उसे थोड़ा सा पानी में आप डिजोल्व कर लें, डाल लें, वो अपने बालों में लगाएं और उससे थोड़ा मसाज करें तो उससे भी डैंड्रफ जाती है। जितना आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे और स्किन का ख्याल रखेंगे उतना ही आप खुद को भी बड़ा अच्छा फील करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, साथ में ये दुआ बताएं कि जिस तरह हम बात कर रहे थे डोनेशंस की, तो डोनेशंस में ये थैले जो बच्चे हैं उनको किस तरह डोनेशन उन तक पहुंचती है? अच्छा, उसके लिए सेंटर्स हैं, ठीक कुछ है, ऐसे एनजीओज वर्क कर रही हैं उस पर और बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। ठीक है। तो और मैं मतलब देखती हूँ, जाहिर है मेरा तो ये प्रोफेशन है तो मुझे आइडिया है, तो मैंने बाकायदा विजिट भी किए हैं वो सेंटर्स, बहुत अच्छी वो लोग इसके हवाले से वर्क कर रहे हैं। और उसमें ये होता है कि ब्लड बेसिकली ब्लड बैंक्स लगते हैं 15 डेज में, मंथली या वीकली। बहुत सारे इदारे अपने ताबों से ब्लड बैंक्स लगवाते हैं और ब्लड लेते हैं लोगों से। तो ब्लड डोनेट करना भी एक बहुत अच्छा अमल है। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो ब्लड तो दे ही सकते हैं, वो तो अल्लाह का करम होता है कि नेचुरल हमारे अंदर एक चीज़ है तो वो कवर हमारी बॉडी कर लेती है। एक हेल्दी पर्सन को ब्लड जरूर डोनेट करना चाहिए। ऐसे ही है। तो ब्लड डोनेशन है। और उसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ज़रूरत होती है प्रॉपर एक, जिसे आप कह सकते हैं ना कि सर्विस की। यही थैलेसीमिया के ही होते हैं ना पेशेंट, जिनको तो जैसे हम लोगों को डाइट चाहिए, इसी तरह थैलेसीमिया के पेशेंट को ब्लड चाहिए पर मंथ, क्योंकि आपको पता है उसमें भी यूज होता है कुछ, क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं होती। थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी कंडीशन डिफरेंट होती है। और कुछ ऐसे अभी जैसे मैं बता रही थी कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर उसमें रखना पड़ता है, जिसे आप कह सकते हैं ना कि एक ऑब्जर्वेशन में, तो उसके लिए अलग से उन्होंने सिस्टम एक बनाया हुआ। तो ये अच्छा है, ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छा है और मैं चाहती हूँ कि लोग ब्लड डोनेट ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने सराउंडिंग्स में। और अगर आपको कोई इशू है तो किसी ऐसे रेलेवेंट और वेरीफाइड इदारे में जाके आप लोग, आजकल देखें सोशल मीडिया का दौर है, आपके पास गूगल है, आपके पास मैप्स हैं, आप कहीं से भी कोई वेरीफाइड जगह कोई ऐसी चीज़ देख सकते हैं और आराम से आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई ये वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आपको चाहिए कि आप ब्लड ज़रूर डोनेट करें और इन बच्चों के लिए, इनके फ्यूचर के लिए। बाकी तो जाहिर है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, लेकिन हम खुद से अगर जितना कर सके हमें करना चाहिए किसी के लिए भी, चाहे वो किसी भी शेप में हो। डोनेशन सिर्फ पैसों की शेप में नहीं होती। आपने अगर किसी इंसान को मॉरली सपोर्ट भी दे दिया ना उसके एक परेशान वक्त में, तो वो भी डोनेशन ही है आपकी तरफ से उस बंदे के लिए। आप अगर कम से कम, जिसे कहते हैं ना कि डोनेशन की जो सूरत है कि आप किसी इंसान को मॉरली सपोर्ट कर दें, उसके स्माइल कर दें उसके लिए, और सिर्फ पैसे या राशन देना नहीं होता। जैसे अभी हम बात करें कि ब्लड भी उसके अंदर आता है, कपड़े आते हैं। आप कोई एक आधी फैमिली ले लें परमानेंट बेसिस पे, जिनको आपको पता है कि आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप उन्हें परमानेंट सपोर्ट करें मंथली बेसिस पे। तो ये चीज़ है। ये अच्छी बात है कि इंसान को ना हर वक्त ये कोशिश करनी है कि नेकी करते जाए और दरिया में डालते जाएं। बिल्कुल, नेकी कर और दरिया में डाल। आपको पता होने कि बस मुझे जो मेरा काम है वो मैं अगर करता जा रहा हूँ तो इसका सिला मुझे अल्लाह ने नहीं आपको। बेशक ऐसा ही। अच्छा, जैसे रमज़ान भी आ रहा है उस हवाले से भी हम यही बात करेंगे कि जितना हो सकता है रमज़ान में तो हम अपने अंदर जितने चेंजिंग्स ला सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है जाहिर सी बात रमज़ान आता है वो हमारे लिए पूरा एक यूँ समझ लें महीना जो है वो हमें सबक देता है। ब्लेसिंग्स है ना, ब्लेसिंग्स है, अल्लाह की तरफ से हमें एक चांस मिलता है कि हम अपने आप को सुधारें। तो अच्छा, बुशरा के हवाले से भी ये आप नाज़रीन को बता दूं कि ये जाहिर सी बात दोनों जो है वो मिलजुल के काम कर रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं ये भी, और साथ में ब्यूटिशियन भी हैं, तो उस हवाले से मैं दोनों मिलजुल के बात कर रही हैं। अच्छा, जिस तरह हम देखते हैं क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ती हैं वैसे दुआ जब आप बाहर निकलते हो एक लड़की होने के नाते, क्या इस बारे में क्या कहना चाहोगी? अच्छा, मुश्किलात का जो फेज़ मेरा था वो तो खैर अब गुजर गया, लेकिन मैं थोड़ा सा ये शेयर करूँगी आने वाली बच्चियों के लिए जो ये समझती हैं कि पता नहीं हम कैसे करेंगे और क्या करेंगे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो भी ऐसे ही हुआ था, मुझे भी नहीं पता था कि मैंने क्या करना है। लेकिन सबसे पहले तो आपने नीयत साफ़ रखनी है। जब आप नीयत साफ़ रखते हैं तो आपके रास्ते खुद ब खुद खुलते जाते हैं।
और मुश्किलात यही हुई बस, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले तो घर वालों को जो है वो करना, कन्विंस करना, राजी करना, ये राजी के लिए करना, ये बड़ा मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल था। अच्छा, इसमें मजीद हम बात करेंगे दुआ लाजमी, लेकिन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। दुआ हमारे साथ मौजूद हैं, बुशरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, दुआ से मैं पूछ रही थी कि लड़की को क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब वर्किंग वूमेन बनती है और घर से बाहर निकलती है तो बहुत सारी मुश्किलात का जो है वो फेस करती है। सबसे पहले तो मैंने आपसे जैसे कि बात करी थी कि सबसे पहले तो घर वालों को कन्विंस करना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है, क्योंकि जब वो उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा होता ना, उन्हें ये रिजल्ट, उस रिजल्ट का पता नहीं होता जो हमारी एफर्ट से आएगा। वो बस ये देख रहे होते हैं कि हमारा बाहर जाना और हम कैसे मूव करेंगे और किस तरह। जाहिर है हमारी सोसाइटी उसमें उनकी सोच होती है, जो हमारी सोसाइटी है जितनी भी ब्रॉड हो जाए, लेकिन ये लड़का और लड़की का जो कंसेप्ट है ये हमेशा ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और ये एक जिसे कहते हैं ना कि आप फेनोमेना है हमारी सोसाइटी में। तो मैंने अपने फादर से ये बात की थी, मैंने कहा देखें बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ और मैं करना चाहती हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट करें। जब आपको लगे कि जहाँ आपको लगे कि मैं सही काम नहीं कर रही या ये नहीं होना चाहिए, आप मुझे कहेंगे और मैं उस वक्त रुक जाऊंगी। लेकिन अगर आप ये देखें कि मेरे काम से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं या कुछ ऐसा, तो आपने मुझे कंटिन्यू करने देना है। क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि हम लोग कास्ट में सैयद बुखारी फैमिली है मेरी, तो हमारे तो वैसे फीमेल्स कोई भी, मैं फर्स्ट फीमेल हूँ अपनी फैमिली की जो सोशली इतनी एक्टिव है, कोई भी नहीं है। मोस्टली वहाँ पे सिर्फ हाउस वाइफ्स का ही कंसेप्ट है। तो उस सारे सिनेरियो में ये काम करना वाकई बहुत मुश्किल था। लेकिन बहुत सारी लड़कियों के साथ ये मसला नहीं है, उनको सिर्फ हेसिटेशन है। हेसिटेशन में यही कि हम बाहर जाएंगे तो लोग हमें मिलेंगे और क्या हम कैसे बात करेंगे किसी से, हमें कोई कुछ भी कह सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं उन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ ना। लोग बातें करते हैं डिफरेंट किस्म की और डिफरेंट टाइप्स के लोग आपको मिलते हैं, लेकिन उन सब में अच्छे लोग भी मिलते हैं आपको, और वो अच्छे लोग ऐसे होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझाते हैं, आपका साथ देते हैं। और किसी का अच्छा साथ मिलना, अच्छी सपोर्ट मिलना बड़ी ज़रूरी है, फीमेल को स्पेशली। तो घबराना नहीं है आप लोगों ने। फीमेल्स को मैं ये मैसेज दूंगी, अगर वो कोई काम करना चाह रही हैं, नेकी का कोई नोबल कॉज में अपना पार्ट, तो वो स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। और आपको जो भी मसाइल पेश आएंगे वो आप के लिए जिसे कहते हैं ना कि आसानी बन जाएंगे। और जहाँ अच्छे लोग हैं, बुरे लोग होते हैं ना, वहाँ अच्छे लोग भी जरूर होते हैं। बहुत अच्छे लोग भी, नीयत की भी बड़ी बात होती है, इतने अच्छे लोग भी हैं, इतने अच्छे लोग भी आसमान के, जो ना सिर्फ मुझे ये कहते हैं कि मैम आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि हमने आपको कितना डोनेट करना है। वो मुझसे पूछते भी नहीं कि आपने कहाँ दिया, किसे दिया, कब दिया। और ऐसे लोग बेसिकली उनकी नीयत साफ होती है ना। जो लोग असल में होता पता है क्या है, मैं अभी दुआ की एक बात से बहुत मतलब मुझे ये क्वेश्चन सुनने को बहुत मिला है कि आप सैयद हैं तो आप जो है वो ओपनली इस तरह कैसे चले जाते हैं या इस तरह से। अब देखिए डोनेशन हमें जनरेट करना, अपनी पॉकेट से हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ है। और ये है कि बेसिकली ये चीज़ें ढकी छुपी होती हैं, लेकिन जब आपके अंदर एक जज्बा अल्लाह ताला पैदा करता है, आपने शायद ये चीज़ सभी ने सुनी होगी कि देखें अपने लिए हर इंसान पैदा होता है, सब अपने लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कुछ खास लोगों को चुनता है। और जब वो चुन लेता है ना, तो वो फिर हर्डल्स भी आती हैं और फिर आसानियां भी पैदा होती हैं। और वाकई ऐसे लोग हैं जो डोनेशन देने के बाद ना ये पूछते भी नहीं है कि आप लोगों ने उसका क्या किया या वो। और बेसिकली जो लोग क्वेश्चन करते हैं ना, उन्होंने देना नहीं होता, वो सिर्फ आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, और उनका जो मकसद होता है वो कुछ और होता है। और ऐसे लोगों के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि देखें अगर एक फीमेल कुछ काम कर रही है, और ये भी बेसिकली हमारे लिए इसमें कोई अपना बेनिफिट नहीं होता, ये चीज़ अल्लाह ताला ने ही हमारे दिल में डाली होती है कि आप अपनी मखलूक के लिए कुछ ना कुछ करें, क्योंकि हम लोग खुद उन चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं लोगों को। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि काइंडली आप लोग जो अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आप नेगेटिविटी भी ना फैलाएं और ऐसे लोगों के लिए हर्डल भी ना पैदा करें और इस तरह की चीज़ें ना क्रिएट करना सीखें। किसी को आप क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान है,
ये पॉइंट भी मैं मतलब ऐड करूंगी कि इसमें कि क्रिटिसिज्म वाले लोग भी बड़े मिलते हैं जो ना आपको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल कर रहे होते हैं लोग, क्योंकि देखें हाँ क्रिटिसाइज भी उसी पे किया जाता है जिसमें कुछ होता है। ये हमेशा इंसान को सोचना चाहिए कि आप में कुछ ऐसा है तो अगला क्रिटिसाइज। अच्छा, लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि वो मुझसे ना किसी बंदे ने ये बात की कि ना आपको क्या फायदा है इसका, और आपके पास बड़ा टाइम है कि आप लोगों के काम आ रही हैं, आपका क्या बेनिफिट है इसमें। मैंने कहा मेरी बात सुने, मेरा वो बेनिफिट है जो आपको अभी नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा ना आपने रहना ना मैंने रहना है, हमने जो हिसाब किताब ऊपर देना है वो बहुत मुश्किल है, तो फोकस करें उस हिसाब किताब पे। ये दुनिया तो आज है कल नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब बजाय इसके कि उसको ये आप इनकरेज करो कि आप अच्छा काम कर रही हो करो, और ये उसको डीमोटिवेट करना कि छोड़ दो और क्या करना है, अर्निंग पे फोकस करो या ये व्हाट इज दिस। आप अगर किसी के लिए वो कहते हैं ना, एक बड़ा बात ये सेइंग है कि अगर आप किसी के लिए जो है वो फायदा नहीं दे सकते तो नुकसान भी ना दे। और आप ये नुकसान ही दे रहे हो ना दूसरे बंदे को। अब आप यहाँ बैठी हो, मैं आपको कहना शुरू कर दूंगी क्यों बैठी हो और यू और फलाना ये करो वो करो, मतलब ये कोई वो नहीं होता, वे नहीं होता। तो हमें ये सब चीजें सोचनी चाहिए। और उन लोगों को जो बेसिकली क्रिटिसिज्म के लिए और दूसरे मकासद पूरे करने के लिए हमें अप्रोच करते हैं, उनको हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला है। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है लेकिन आप अगर कोई किसी को हेल्प कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका राइट है कि हाँ जो मैं डोनेट कर रहा हूँ, जो मेरी नियत है वो जाहिर सी बात है एक मुस्तहिक अफराद तक पहुँच सके। अच्छा, और फिर ट्रस्ट, जाहिर सी बात है कि आप ऐसे इदारों से आप कनेक्टेड होते हैं जिन पे आपको ट्रस्ट होता है कि हाँ जो मैं डोनेट कर रहा हूँ ये मेरी डोनेशन आगे उसी मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाएगी, और मेरी जो कोशिश है, जो मेरी जिम्मेदारी है वो पूरी होगी। अपने इंडिविजुअल एफर्ट पूरी करें, उसी पे फोकस करें। अच्छा, वही जिस तरह अभी बुशरा ने बड़ी अच्छी बात की कि इंसान को ना अल्लाह ताला ने चुना हुआ होता है कि इस बंदे की ये जिम्मेदारी है, इस बंदे ने ये जिम्मेदारी अपनी पूरी करनी है। अब ये देखिए ना, और ये अल्लाह के चुने हुए बंदे ही कर सकते हैं, ये हर किसी के बस का काम नहीं है। आप अपने, क्योंकि जो हम फेस करें वो हमें पता है, ये हर कोई नहीं कर सकता। अब देखें अल्लाह ताला ने, अब देखें मैं अपना प्रोफेशन आपको ये बताऊं कि अपना शेयर कर रही हूँ कि मैं बेसिकली एक आलमा हूँ। मेरी अम्मी को भी पसंद था कि मेरी बेटी जो है वो दीनी तालीम हासिल करे, ठीक है। जब मैं किसी को ये बताती हूँ कि मैं सर्टिफाइड आलमा हूँ, मैंने 4 साल पूरा पढ़ा इसका, तो वो मेरे इस प्रोफेशन को देखते हैं कि ब्यूटिशियन कैसे बन गई। फिर जाहिर सी बात है मैंने टीचिंग भी की, लेकिन जो मेरा एक इस प्रोफेशन में आने का मकसद था वो ये था कि मैंने एक इंस्टीट्यूट बनाया जो इसी ही मतलब बेस पे था कि जिसमें गरीब बच्चियां आके सीखें। और मेरा मतलब अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था उसमें, बस थोड़ी बहुत जो अच्छे फैमिलीज की लड़कियां थी वो फीस पे करती थी, बाकी फ्री सीखती थी। फिर मेरे माइंड में ये चीज आई कि मुझे इन चीजों को मतलब आगे लेके चलना चाहिए। और मैंने ये जो स्टार्ट लिया था, मैं मैट्रिक कर रही थी उस वक्त जब मैंने इंस्टीट्यूट बनाया था अपने घर के ऊपर के पोर्शन में। और आप यकीन करें कि उस वक्त 50+ लड़कियां आती थी सीखने के लिए। अच्छा। जो मेरे से बड़ी खवातीन थी वो आती थी, और आज भी जब वो लोग मुझे मिलती हैं, मेरी इतनी रिस्पेक्ट करती हैं, तो एक जो वो खुशी होती है ना वो कुछ और ही होती है। इनर सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बड़ी जरूरी है। और आप यकीन करें कि बिल्कुल नेगेटिव लोग बहुत मिलते हैं और इंसान बड़ा डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन जब आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और वो लोग आपको दुआएं देते हैं, लोग यकीन माने कि ऐसी ऐसी दुआएं देते हैं ना, हाँ, तो वो बड़ी खुशी होती है कि मतलब ना आप अपने लिए जब आप कोई अच्छा नेक काम कर रहे होते हैं वो तो जाहिर सी बात है आपको इनर सेटिस्फेक्शन हो ही रही होती है। लेकिन जो आपको दुआएं मिल रही होती है ना उनका तो आपके ऊपर बड़ा ही अच्छा है। और वो दुआएं हमारा सरमाया होती है। जो लोग ये कहते हैं ना हमें क्या मिलता है, हमें दुआएं मिलती है। अच्छा साजा, ये तो बड़ी अच्छी बातें हो ही रही हैं हमारी। साथ हम ये भी जानेंगे बुशरा आपसे कि ब्यूटिशियन है आप, तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स तक जितना हो सके हम इंफॉर्मेशन और टिप्स जो है वो पहुंचा सके ताकि वो अपनी स्किन की केयर कर सके। जी बिल्कुल। अच्छा, स्किन की तो हम बात कर रहे हैं, लोग अपने चेहरे के लिए तो बड़े होते हैं कि चेहरा वाइट हो जाए। हाथों पाँव की जो है हम लोग उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हाथों पाँव का ख्याल कैसे रख सकते हैं? जैसे अभी गर्मी है तो गर्मियों में भी जो है हम लोग किस तरह अपने आप को जो है मैनिक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं घर बैठे, अगर वो पार्लर नहीं जा सकती तो घर में कोई आसान ऐसा कोई फार्मूला, कोई टोटका बता दें कि वो घर बैठे वो जो है अपना हाथों पाँव का भी ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, बेसिकली वाकई ऐसा होता है, हम फेशियल करवा लेते हैं लेकिन हैंड एंड फुट को छोड़ देते हैं। हाँ। आप नहीं स्किन पॉलिश की तरफ जाना चाहते, आप नहीं ब्लीचिंग करना चाहते। बेसिकली जो ब्लीचिंग का एक प्रोसेस होता है ना,
अभी देखिए लोगों के ना कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब वो एक हमने सैलून बना लिया जी, हमने उससे कमाना है। हाँ जी। वो फिर बताती हैं कि जी आप पैराफिन करा लें, आप फ्लां करा लें, आप ये करा लें, ठीक है। और जो मेरा हिसाब किताब है वो बिल्कुल वो नहीं है कि मैं कहूँ जी मैंने बहुत ह्यूज लेवल पे जाके पैसा कमाना है, तो आप सब कुछ घर में कर सकते हैं। देखें एक छोटी सी बात मैं पहले ये करूंगी कि जब आप किसी के कान में इन्फेक्शन होता है और वो जाते हैं डॉक्टर के पास, बच्चों के ना वो कान साफ नहीं करते तो मैल बन जाता है, वो हाइड्रोजन कान में डालते हैं और हाइड्रोजन से वो जो कान का जो भी कानों में होता है वो निकल आता है बाहर। तो जो हम ब्लीचिंग करते हैं वो हाइड्रोजन है, या स्किन पॉलिश यूज करते हैं वो हाइड्रोजन है। जो डॉक्टर्स यूज करते हैं वो लिक्विड हाइड्रोजन होती है, और जो हम लोग यूज करते हैं वो थोड़ा क्रीम फॉर्म में होता है, क्योंकि उसको डिफरेंट उससे फार्मूला से बनाया गया होता है। वो ब्लीचिंग या स्किन पॉलिश वो होती है। तो आप किसी भी ब्रांड की ले लें, कोई भी 10-20 रुपए का जो आपकी पहुंच में है साशे ले लें, आप ब्लीच करें हाथों पे, पाँव पे, उससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है स्किन पे। पहले आप पेट्रोलियम जेली ले लें, उससे अपने मसाज कर लें हाथों पे, पैरों पर, सिर्फ सिंपल वैसलीन जो मिलती है। उसके बाद आप स्किन पॉलिश या ब्लीच जो आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा लें। आप इसको वीक में एक दफा कर सकते हैं। हैंड एंड फुट की क्रीम, जो हमारी स्किन होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, फेस की स्किन हमारी सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये हाथों पैरों के लिए बता रही हूँ। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने पानी में जिस तरह से लेमन होता है वो डाल लें, थोड़ा सा लिक्विड हाइड्रोजन अमोनियम मिलता है उसे मिक्स करके डालें। उसकी मिकदार उसकी बॉटल पे लिखी हुई होती है, मैं इस वक्त आपको मेजरमेंट नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपने वो उस पर मिकदार लिखी हुई होती है, वो पानी में डालनी है। और उसके साथ आप थोड़ा सा कोई भी जो आपके पास शैम्पू है वो डाल लें, उसमें 1 चम्मच नमक डाल लें, ठीक है। उसमें आप पाँव डिप करें। उसके अलावा आपने एक और वो बनाना है, उसमें 1 चम्मच नमक लेना है, आपने लेमन लेना है, थोड़ा सा आपने जो वाइट विनेगर होता है वो डाल लेना है 1 टीस्पून, और मीठा सोडा 1 चम्मच, ठीक है, वो आप डालेंगे। और वो आप अपने हैंड एंड फुट पे लगा लेंगे, ठीक है, वो मास्क के तौर पे। और जब आप उसको, अगर आप ये सब चीजें जो प्रोसेस है वो नहीं भी करें, सिर्फ ये वाला मास्क लगा लें, इससे आप खुद देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे इसके ना, बहुत ही अच्छे रिजल्ट। उसके अलावा आप चीनी होती है, चीनी और नींबू मिक्स करके अपने हाथों पैरों पे लगा सकते हैं। उससे भी ये वाइटनिंग है, ये आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। आप कोई भी सोप यूज कर रहे हैं, डव ले लें, कोई दूसरा जो भी आपको लगता है कि पेयर्स का सोप ले लें, कोई भी जो भी आप यूज करते हैं सोप, लेकिन सोप हमेशा वो यूज करिए साबुन जिसमें मॉइस्चराइजर हो, ठीक है। ये जो नॉर्मली होते हैं उसमें मॉइस्चराइजर नहीं होता। ये फेस वॉश जो यूज होता है वो भी उसमें भी ये यूज हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आप चीनी पीस लें, चीनी डालें उसके अंदर, और वो आप उससे अपना फेस वॉश करें। आप ये यकीन करें कि ग्लो आएगा, आप जब ये यूज करेंगी, आप खुद भी पर्सनल यूज करेंगी तो आपके फेस पे ग्लो आएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके अलावा हैंड एंड फुट के लिए आप पैराफिन जो होता है वो मोम होता है, ठीक है। वो पैराफिन कोई स्पेशल चीज नहीं होती, मार्केट में मिलता है, जार होते हैं इसके पैराफिन के नेम से, आपको किसी भी आम दुकान से, मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। ये मोम होता है जो शहद के मक्खियों का छत्ता होता है, उसके अंदर से एक मोम निकलता है जिसको पैराफिन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वो मार्केट से मिलता है, उसको आप मेल्ट कर लें। मेल्ट करके, क्योंकि जब आपने देखे जब कैंडल बर्न हो रही होती है, हम उसमें मोम में हाथ डालते हैं तो वो हाथ बर्न नहीं होता बहुत ज्यादा, वो एकदम से जम जाता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर पे। तो आप उसे किसी भी बाउल में गर्म कर लें, और उसमें अपने हैंड को 2-3 दफा, एक दफा डिप करें, दूसरी दफा डिप करके निकाल कर उसके ऊपर प्लास्टिक रैप कर लें, ठीक है। और उसका आप देखें वो रिजल्ट होगा जो आप 7000 रुपीज इसके लेते हैं मैनी पेडी के, और आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ही आउट क्लास होगा, क्योंकि हमारी स्किन को बहुत पैसे बचा लिए हैं। हाँ जी, बुशरा ने बड़ी अच्छी टिप दी है, तो आप यकीन बिल्कुल पैसे बचा लिए। जो इन्होंने फूड के लिए बताया है सॉल्टेड बाथ, वो वैसे भी बड़ा इफेक्टिव होता है। जिन लोगों को थकावट होती है या सूजन रहती है पाँव में, उन लोगों के लिए भी ये सॉल्ट जो वाटर डिपिंग होती है वो बड़ा रिलैक्स करती है आपको। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने थोड़ा सा हमें नॉर्मली भी करना चाहिए, मैं समझती हूँ। बंदा अपनी केयर करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि आप अपने आप को खूबसूरत, आप दिखना आपका हक है, आपको खूबसूरत दिखना चाहिए, ऐसा ही है। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आप दोनों से गपशप करके। और जितना, क्योंकि दुआ रमजान आ रहा है, तो इस हवाले से यही बात करेंगे कि आप जितना हो सकता है डोनेट करें, अपनी तरफ से जो हो सकता है हेल्प करें। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं और साथ ही अपने नाजरीन को बता दें कि जो हमारे फिटनेस ट्रेनर हैं ज़मीर अल्ताफ़ हुसैन, आज उनकी बर्थडे है, तो हमारी पूरी रोही टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, सेहतमंद रखे, यूं ही आप जो है लोगों के लिए खिदमत करते रहें और ज़िंदगी में उनके मुस्कुराहटें बिखेरते रहें। अच्छा जी, इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बड़ी प्यारी ही, बड़ी अच्छी, बड़ी मेरी फेवरेट आज मौजूद हैं शाइस्ता बानो, जो कि फाउंडर ऑफ एंड प्रेसिडेंट हैं ऑफ पिलो की और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आप। बहुत शुक्रिया जी, आपके बुलाने और का इसके शुक्रिया। साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी तारिक अता महमूद साहब, जो कि माहिर मुआशियात हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और जैसे कि नाज़रीन आपको पता है कि हमारा पहला सेगमेंट जो है वो हेल्थ टिप होता है, तो पहले उसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम आपको कौन सी सेहत के बारे में बताने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आलू बुखारा पे। तो आलू बुखारा जो है वो गर्मियों में जो है वो बड़ा एक समझ लें तोहफा है आप लोगों के लिए और आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा होता है। गर्मियों में इसको जो है वो बड़े शौक से लोग खाते हैं, लेकिन वैसे हम देखते हैं आम रूटीन पे जैसे ही फ्रूट्स आना स्टार्ट होते हैं सीजनल, तो उनके जो रेट्स होते हैं ना वो बड़े हाई पे चले जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जो फ्रूट्स हैं वो हमारे लिए बड़े अच्छे हैं। हम देखते हैं पाकिस्तान में आलू बुखारा जो है वो बकसरत पाया जाता है। इसके अलावा ईरान में भी जो है वो इसको ईरान में है, चीन में है। इसका जो मिजाज होता है वो ज़रा सर्द होता है। बुनियादी तौर पे इसका जायका जो है वो मीठा और तुर्श होता है। अगर इसको थोड़ा सा पका हुआ हो तो वो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा जी, इसमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसमें इसमें विटामिन ए और बी और सी, के जो हैं वो वाफिर में मिकदार में पाए जाते हैं। पोटाशियम इसमें मौजूद होता है, मैग्नीशियम मौजूद होता है। अच्छा, जिनको नींद का मसला होता है, बहुत सारे हमारे जो हम देखते हैं बच्चों में भी आजकल मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, फिर उनको नींद नहीं आ रही होती प्रॉपर, तो उनके लिए बड़ा अच्छा है कि आप आलू बुखारा जो है वो यूज़ करें। और एलर्जी में बड़ा फ़ायदेमंद है, जिनको खारिश का थोड़ा सा मसला होता है, एलर्जी हो जाती है, उनके लिए बड़ा अच्छा है। सर दर्द के लिए बड़ा अच्छा है आलू बुखारा, उसको हम खाएंगे। गर्मियों में स्पेशली ये हो जाता है, हमें थोड़ा ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, तो उसमें ये आलू बुखारा आपकी सेहत के लिए बड़ा मुफीद है। अच्छा जी, इसके अलावा ये जिगर के लिए बड़ा अच्छा है, जिनको जिगर की थोड़ी जिस हम बीमारियाँ देखते हैं गुर्दों की, जिगर की, उसके लिए बड़ा हेल्दी है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार स्पेशली हम जब जाते हैं डॉक्टर्स के बाद तो यही कहते हैं आप ठंडी चीज़ें जो हैं वो आप अपने इस्तेमाल करें, जिस तरह आलू बुखारा हो गया, आप इसको ये आपके बुखार के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, इसका शरबत भी बनाया जाता है, इसकी चटनी भी तैयार की जाती है, जो कि लोग बड़े शौक से खाते हैं, शरबत बड़े शौक से पीते हैं। आप इसको डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब तक अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे उस वक्त तक जो है आप बिल्कुल अपने आप को तवानाई नहीं महसूस करेंगे। तो अपने आप को फिट रखने के लिए अपनी ज़िंदगी में फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा रखें, ताकि जिस तरह हम बहुत ज़्यादा ढीलेपन में चल जाते हैं, सुस्ती हो जाती है, एक्टिव नहीं रहते, तो उसके लिए फ्रूट्स खाना बड़ा अच्छा हो जाता है। अभी जैसे माह रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप फ्रूट चाट भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप अपने ग़िज़ा को अच्छा रख सकते हैं। तो इस हवाले से आलू बुखारे पे आज हमने बात कर ली। साथ ही मैम, आलू बुखारे आपको कितने पसंद है वैसे? मुझे आलू बुखारा बहुत, और मैं यही सोच रही थी जब आप इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन दे रही थी तो मैंने कहा कि यह हमें अवेलेबल होगा, हमारी आम कम्युनिटी को ये मिलेगा, क्योंकि ये इतना महंगा हो जाता है। बचपन में हमारे कभी इतना महंगा नहीं होता था, लेकिन अब हो गया। तो मैं बल्कि सोच रही हूँ कि माह रमज़ान में ये क्या हमारे जो हम आम लोग हैं जो हमें मिलेगा, क्योंकि इतना महंगा खरीदना मेरा ख्याल है हमारी साथ से बाहर है, क्योंकि ये तो बहुत। और उसके बाद एक और बड़ी चीज़ है कि चाइनीज़ आ रहा है जिसमें जूस नहीं है, वो वाला देसी वाला आ ही नहीं रहा। मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है, तो अब दुआ करें कि उसकी कीमत भी सही रहे। हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले तो यही आता है हम सब के लिए कि हम सब खा सके, गरीब अमीर हर बंदा उसको बिल्कुल। वैसे तो फ्रूट जाहिर सी बात है, वो हम लोग महंगाई की वजह से आम बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि फ्रूट्स किस तरह जो है वो लेकर खाए। तो कोशिश करें, वैसे रमजान आ रहा है तो फ्रूट्स की कीमत को महंगाई जरा कम कर दे, चले रमजान में कर दे कम। बिल्कुल, हमारे साथ सर भी मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे कि महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और उसके ऊपर काबू कैसे पाया जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैम, जिस तरह कल जो है वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जा रहा है, उसके हवाले से हम सबसे पहले तो आपसे जानेंगे कि इस दिन को क्यों मनाया जाता है, ये है क्या? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ये कल का दिन जो होता है 2 अप्रैल का, ये वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे,
अब ये सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान में जो ऑटिज़म है, ये साथ साथ में बताती जाती हूँ कि ऑटिज़म एक डिसेबिलिटी है जिसको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी कहा जाता है। ये पैदाइश के वक्त या पैदाइश से पहले या पैदाइश के फ़ौरन बाद होती है, लेकिन ये जो इसके सिम्टम्स अलामात जो होते हैं वो 2 या 3 साल की उम्र में आते हैं। तो अब ये अवेयरनेस डे इसलिए मनाया जाता है कि इसका पाकिस्तान में तो बिल्कुल ऑटिज़म के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, दुनिया में जाना जाता है और वहाँ पे शरह भी ज़्यादा है ऑटिस्टिक बच्चों की, लोगों की, वो इसलिए कि वहाँ पे तशख़ीस भी है और लोगों को आगाही भी है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस मर्ज़ का शिकार हैं, लेकिन ज़ाहिर है ना तो उनका डायग्नोसिस है और ना आगाही है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता और वो माशरे के एक सफाकी का शिकार हो जाते हैं कि ये जी पागल हैं या इनको दिमागी कोई बीमारियां हैं, तो उनको माशरा धुतकार देता है। तो इसलिए ये अवेयरनेस डे मनाया जाता है कि लोगों को पता चले ऑटिज़म क्या है और उस पे काम करने से बच्चों में बेहतरी आ सकती है और उसको आप माशरे का एक ऐसे वनरेबल हिस्सा ना बनाएं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मैम, आपकी आजकल क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? जी, मैं जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, फाउंडर और प्रेसिडेंट हूँ पीलू ऑर्गेनाइजेशन की, और ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल नीड बच्चों पे काम कर रही है और हमारा प्रोजेक्ट ड्रीम चिल्ड्रन रिहेबिलिटेशन एंड स्पेशल एजुकेशन सेंटर के नाम से मुल्तान में, और हम लोग सेरिब्रल पॉल्जी, डाउन सिंड्रोम और स्पेसिफिकली ऑटिज़म पे काम कर रहे हैं यहाँ। और ये हमारा पहला अल्हम्दुलिल्लाह दायरा था साउथ पंजाब में, साउथ में कि जिन्होंने इस पे काम शुरू किया 2016 में। अब तो शायद कुछ अदारे आ गए हैं, लेकिन वी वर द फर्स्ट वंस, हमने इसमें काम किया और उसमें बच्चों में इंशाल्लाह 5 साल हो गए, कुछ बेहतरी भी आ रही है और हमने 6 बच्चों से ये काम का आगाज़ किया। सही। और आज माशाल्लाह कितने बच्चे? इतने 50 बच्चे हैं। तो वो मैं कह रही हूँ कि हर में अपना, जब भी ये कोई अपनी स्टोरी, ये कहानी हम बताते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और हर नेक काम में, अच्छे काम में आप यकीन करें, अगर आप अच्छी नीयत से करते हैं तो अल्लाह ताला की मदद शामिल होती है, और जब अल्लाह ताला मदद करता है तो वो लोगों के दिलों में भी डाल देता है। हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। अभी भी बात कर रहे थे कि जितना आप नेकी का काम करते जाएंगे उतना आपका ज़मीर भी बड़ा सेटिस्फाई होगा और अल्लाह भी आपसे खुश होगा और आपके लिए आसानियां भी होती जाएंगी। आसानियां, आप देखिए ये तो इम्पॉसिबल है कि आप लोगों के लिए आसानियां करें और क्या अल्लाह ताला आपके लिए मुश्किलात करेगा? वो इतना रहीम करीम है, इतना मेहरबान है, आप लोगों के लिए आसानियां करते जाएं और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करता जाएगा। अच्छा सर, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से जानेंगे कि आपकी आजकल क्या एक्टिविटीज़ हैं, फिर ये भी जानेंगे कि महंगा हो रहा है, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं तस्दीक कर दूं कि मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज खानेवाल में इकनॉमिक्स का प्रोफेसर था, रिसेंटली रिटायर हुआ हूं। तो इकनॉमिक्स में यहाँ जो आजकल हमारा इकनॉमिक इशू है इस वक्त पाकिस्तान में, और जिस क्राइसिस में हमारा मुल्क है, उसकी बुनियादी जो बेसिक रीज़न है मेरे ख्याल में, इकनॉमिक्स से हमारे यहाँ जो है वो अनअवेयरनेस बहुत ज़्यादा है जी। यानी ये इतना इम्पॉर्टेंट इशू है, मेजर इशू है, जिस पे कोई गवर्नमेंट हो, कोई घर हो, इसके बगैर वो चल नहीं सकता विदाउट इकनॉमिक्स। लेकिन आप सिर्फ सब्जेक्ट के लिहाज से ही देख लें तो ये हमारे यहाँ इलेक्टिव सब्जेक्ट है जी। यानी जो बच्चा इसको रखना चाहे वो रखे, जो नहीं वो नहीं। हालांकि ये कंपलसरी में ये चीज़ होनी चाहिए। और उसी का मसला ये बना हुआ है कि आज जिन लोगों के पास ये स्ट्रेंथ ही नहीं है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, MBBS कर लिया, डॉक्टरेट में चले गए, इंजीनियरिंग में चले गए, कंप्यूटर में चले गए, लेकिन इकोनॉमिक्स की स्किल उनके पास नहीं है, तो उनको आप जिस डिपार्टमेंट में बिठाएंगे, इवन दैट आप जब उनको गवर्नमेंट में बिठाएंगे तो ये इश्यूज क्रिएट होंगे जी। डेवलपमेंट कंट्रीज जो हैं दुनिया में, उनकी ये मेजर पॉलिसी रही, उन्होंने इकोनॉमिक्स को फोकस किया। यही वजह है कि हम देखते हैं कि हमारे पास कोई इस वक्त बिग नेम नहीं है इकोनॉमिक्स में जिसको हम रेफरेंस दे सकें। बिल्कुल ऐसी हमारे पास मेजर जितने भी रेफरेंसेस हैं वो सारे वेस्टर्न के, क्योंकि वेस्टर्न ने इसको जो है वो कहते हैं कि मईशत जो है वो तो किसी कौम की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप उसको इकोनॉमी जैसे अहम इश्यूज में आप ऐसे लोगों को बिठा दें कि जिनको यानी हिसाब किताब की अलफ बे भी ना आती हो जी। जैसे अभी आप देखें मौजूदा गवर्नमेंट का जो क्राइसिस इस वक्त आया हुआ है, इसकी मेन रीज़न इकोनॉमिक्स ही तो है। ये अदम एतमाद में हुकूमत के खिलाफ जो इतना बड़ा इशू चल रहा है जी। वो गवर्नमेंट अपनी महसूस नहीं कर रही कि इसकी इकोनॉमी फेल हुई है। जब इकोनॉमी आपकी फेल होगी तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते।
बिल्कुल ऐसे ये एक बेसिक चीज है। और लोगों को ये समझने की बड़ी जरूरत है कि इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स जो है, ये कोई एक आम सी मामूली बात नहीं है। एक रेडी वाले से लेकर एक बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी उसको डायरेक्ट इससे रिलेटेड है वो जी। और हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें, उनको यूज ही नहीं किया जाता। मुझे बड़ी हैरत होती है जब मास्टर लेवल के, बल्कि पीएचडी लेवल के हमारे यहाँ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं जी हमारे पास कोई काम ही नहीं करना। बड़ी हैरत की बात। हालांकि जो भी आप देखें ना, जो आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो आपके पास पहली चीज इकोनॉमिक्स की स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए कि स्पेशलिस्ट हो बंदा जो आपके पास बैठा हो। जब तक आपका जो बजट है, चाहे आप एक करियाने की दुकान, एक छोटी दुकान बना रहे हैं, परचून के लेवल पर भी काम कर रहे हैं, तो जब तक आपका बजट का लेवल मेंटेन नहीं होगा और जब तक आपके एक्सपेंडिचर और आपकी इनकम के लेवल के अंदर बैलेंसिंग नहीं पैदा आप कर पाएंगे, तो उस वक्त तक आप अपने छोटे से कारोबार में भी फिलहाल होंगे और बड़े में तो फिर ज़ाहिर है बहुत बड़ा इशू बने। इसको आप लाइटर नोट पे ले रहे, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। आप घर की मायशियात से शुरू हो ना, कि घर में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मियाँ बीवी कि ना एक वो अपना बजट करते हैं कि पूरे महीने में ये बजट है, ये सेविंग है, ये हमने करना है। तो आप घर की अगर मायशियात से चलेंगे, क्योंकि हर चीज़ वो कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो हर चीज़ घर से चलती है। अब वो छोटे से घर से, जैसे इन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ये घर से ही आप चलें और सीखें, तो जब आप बड़े लेवल पे जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग खुद ही हो जाएगी कि घर की माशियात भी तो फेल हो जाती है, मियाँ बीवी में भी तो इसी चीज़ पे झगड़े हो जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ज्यादा किया। और इसी बात को आप आगे देखें कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा हमें इसके ऊपर कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट दिया और विजन दिया कि अगर तुम इस पर चलोगे तो कामयाब रहोगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कभी अपनी चादर को देखे बगैर, यानी चादर से ज्यादा पाँव नहीं फैलाना चाहिए, बिल्कुल। यानी आपने एक्सेस नहीं करना। जब आपकी जेब में मिसाल है 500 रुपए है तो आपने 700 रुपए का बजट नहीं बनाना, बिल्कुल। आप विदिन 500 रहेंगे, बिल्कुल। आपने बैलेंस। आज ये हमारी सोसाइटी जो है वो अब एक्सीड कर रही है। लोग ये नहीं देख रहे कि मेरा इनकम लेवल कितना है, वो एक्सपेंडिचर्स को देख रहे हैं। अच्छा, फिर ये बात है ना कि हम सहूलियात की तरफ जा रहे हैं, जितनी सहूलियात हम कहते हैं लग्जरीज की तरफ। अब हमारी जो लाइफ पैटर्न है ना, इसमें तीन चीजें हैं। एक है बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, इसके बाद आप फैसिलिटीज की तरफ आए, उसके बाद आप लग्जरीज की तरफ आए। अच्छा, हमने जंप किया और बेसिक नेसेसिटी को छोड़कर लग्जरी को हम बेसिक के लेवल पर ले आए। बिल्कुल ऐसे। अब उसको हमारे लिए तो छोड़ने का तसव्वुर ही नहीं है। और वो कॉन्सेप्ट जो नबी अलैहिस्सलाम ने दिया सिंपलिसिटी का, वो तो कहीं दूर रह गया, वो तो कहीं दूर रह गया। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कुलू वशरबू वला तसरिफू। अब इसमें सिर्फ खाने पीने के लेवल तक ये आयत महदूद नहीं है, बल्कि कुरान का विजन तो बहुत ब्रॉड है और उसमें वला तसरिफू जिंदगी के हर हिस्से की तरफ इशारा किया गया। बिल्कुल ऐसे कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर जो है हद से बढ़ेंगे, जहां भी आप एक्सेस करेंगे। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो इनके इबादत करने में इतना गुलू एक्सेस करते थे कि बाकी सहाबा को पीछे छोड़ दिया। यानी रोजाना रोजा रखना और नफल दिन रात और एक कुरान पढ़ना। हत्ता कि जब इनकी शादी हुई तो शादी की रात में ये वुजू करके अंदर दाखिल हुए और मुसल्ला बिछा लिया जी। तो बीवियां भी बड़ी सहाबिया औरतें थी, उसने मुसल्ला बिछा लिया, सारी रात नफल पढ़ते रहे। सुबह इनकी मुलाकात सुसर से हुई, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। उन्होंने पूछा अपनी बहू से कि अपने शोहर को कैसा पाया, हमारी फर्स्ट मीटिंग थी, उसके अखलाक को, किरदार। उसने कहा जी वो तो बस नमाज ही पढ़ता रहे, सारी रात नफलों में ही गुजर गई। तो वो बड़े गुस्से में आए और आकर नबी अलैहिस्सलाम के पास जाके शिकायत की कि जो आपका शागिर्द है ये उसकी कारगुजारी। हालांकि वो इबादत करते हुए एक्सेस कर रहे, लेकिन इबादत जैसे इशू में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक्सेस से मना किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और बड़े नाराज हुए और फरमाया नहीं, तुम बस महीने में 3 रोजे रखो, ये रोजाना रोजे नहीं रखने। उन्होंने बड़ी मिन्नत की, तब जाकर आपने उनको कहा एक दिन रोजा रखो और एक दिन नहीं रखना। बैलेंस इस्लाम में शॉर्ट बैलेंस आपका है ना, जो मॉडरेशन है ना इस्लाम का, जो ब्यूटी है वो मॉडरेशन है, मॉडरेट बैलेंस करना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, बैलेंस। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ इस्लाम की हद तक है, दुनिया ने इसको एनालिसिस किया है। आज बड़ी हैरत होती है कि इस पे हम मजीद बात करेंगे। नाज़रीन अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम
वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। अच्छा, जिस तरह हम अब बात कर रहे हैं कि किस तरह हम अपनी मईशत को बेहतर बना सकते हैं, साथ साथ मैम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह हम इन बच्चों के बारे में आप जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं, उन बच्चों के हवाले से जानना चाहेंगे किस तरह डील करती हैं, किस तरह उनके साथ कम्युनिकेट करती हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताइएगा। आज बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये बच्चे जो स्पेशल नीड्स के होते हैं, ज़ाहिर स्पेशल नीड्स से पता है कि इनकी स्पेशल नीड्स हैं, तो सबसे पहले तो इनको मोहब्बत की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, क्योंकि माशरे में इन्हें धत्कारा जाता है। जहाँ आप देखें इन महफिलों में, बड़ी किसी फंक्शंस में, बड़े उसमें ये बच्चे आते हैं तो उनको नहीं लाइक किया जाता, क्योंकि उनकी अपनी एक नीड्स है, उसके मुताबिक चलते हैं। उनकी कुछ हरकत होती हैं जो शायद सोसाइटी में लोगों को पसंद नहीं आती। ऐसी है। अब तो देखिए, हम इस्लाम की जब बात करें तो इस्लाम में तो सबसे पहले जो ग्रुप्स इस तरह के वनरेबल ग्रुप हैं, उनको आप उन पे तवज्जो दें। उनको जो बच्चे बेचारे, जो लोग आपकी मोहब्बत के, आपकी तवज्जो के मुस्तहिक है, उन पे तवज्जो करें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ह्यूमन राइट्स है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कोड ऑफ लाइफ दिया, उससे सबसे पहले ह्यूमन राइट्स आती है। तो जब आप ये बात करें तो उससे सबसे पहले तो इस बच्चों को इनको मोहब्बत दी जाती है कि आप प्यार से उनको समझे कि वो स्पेशल है। स्पेशल बच्चे नहीं है बल्कि स्पेशल है, स्पेशल नीड के नहीं है बल्कि स्पेशल है। और फिर इनके लिए हमने एक पूरा हमारा सेंटर है जिसमें हमने थेरेपिस्ट रखे हुए हैं। उसमें डिफरेंट इनको थेरेपीज दी जाती हैं, इनको लंच दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, इनकी प्ले थेरेपीज होती हैं, इनके मुताबिक इनकी नीड्स होती हैं उनके मुताबिक इनको पूरी रिक्वायरमेंट दी जाती है। जिस तरह ये होता है, जिस हमारा सेंटर है ये अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, तो इसको जैसे ये आम एक अच्छे स्कूल्स की तरह वो सारी उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है वहाँ पे। तो बच्चों का रिएक्शन क्या होता है? बच्चे बड़े खुश होते हैं, बच्चे तो जाने का नाम ही नहीं लेते, बच्चे जाना नहीं चाहते, क्योंकि देखिए घर में भी माँ बाप के, जिस तरह के आपने भी माशियात की बात की है, माँ घर के काम में है, बाप बाहर रोजी रोटी के उसमें है, और उनके लिए भी प्रॉब्लम्स है। वो जब बच्चा घर जाते हैं तो उसको कहाँ तवज्जो मिलती है? तो वो भी वहाँ पे जहाँ उसको हर बंदा, हर थेरेपिस्ट, हर टीचर तवज्जो दे रहा है, तो वो वहाँ पे खुश होता है। और दूसरी ये बात है कि एक सेफ्टी मैयर्स, क्योंकि देखिए इस बच्चों के जो एक बात से बात निकल रही है, इनके सेक्सुअली हरसमेंट के बहुत बड़ा इनका खतरा होता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका बच्चा सेफ आए और सेफ जाए। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये है कि सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, बच्चों का जाहिर सी बात है, आप बच्चे वैसे बड़े प्यारे होते हैं। अच्छा, मुआशरती रवैये हमारे जो है ना, वो बड़े हमारे तल्ख होते जा रहे हैं, वो बहुत दिन ब दिन तल्ख होते जाते हैं। इतने ज्यादा तल्ख है कि मैं कहती हूँ कि इन माशरे में इनको धुतकारा जाता है। हाँ जी, हम देखेंगे, हम जितने भी, और कुछ ऐसे भी लोग हैं, ये भी नहीं, हमारा पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें थोड़े से जो आपका कल्चर है उसको थोड़ा सा ग्रूम करना है। हमारे जो रिचुअल्स हैं, जिन्हें आप रिचुअल्स को आप उर्दू में क्या कहेंगे, हमारी जो एक नॉर्म्स हैं उनको थोड़ा सा हमने ग्रूम करना है। और वो क्यों आएगा? अब आगाही की जब हम बात कर रहे हैं कि कल एक आगाही का दिन है ऑटिज्म की, तो हमें लोगों को बताना है भाई ये बच्चे पागल नहीं हैं, ये बच्चे ज़हनी मरीज नहीं हैं, इनकी एक अपनी नीड्स हैं, इनकी अपनी एक ज़रूरियात हैं, हमने उनकी ज़रूरियात के मुताबिक चलना है। और देखिए माँ बाप को भी, आपने पेरेंट्स को भी लोग बड़ा तल्ख जुमले बोल देते हैं कि आपका बच्चा पागल है, इसको हटा के रखे, या इसको कुछ है। ओ भाई, इनको इसीलिए इस मुआशरे को भी हमने आगाही देनी है। देखिए जी, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उनकी क्या थी? खुश इखलाकी। जी, नमाज को लोग नहीं उस वक्त कंसीडर कर रहे थे, उनकी इबादत को, कि वो अमीन और खुश इखलाक है। उनकी खुश इखलाकी तो इतनी थी कि उस औरत ने भी उनके ऊपर फेंका तो उनकी खुश। और आज आप किसी को सलाम करते हैं, वो सलाम का जवाब नहीं देता आपको। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये माशरती हमारे रवैये हैं, और वो ये समझता है कि शायद मैं तो बहुत बुरा हूँ और वो खुद बहुत अच्छे हैं। हाँ, आपको वो ह्यूमिलिटी का सबक, वो हम्बलनेस का सबक, वो आपको बल्कि इस्लाम सिखाता है। लेकिन हमारा मुआशरा और भी सफाक होता जा रहा है। लेकिन नहीं, वही कह रही हूँ कि लोग भी अच्छे हैं, तो हमारे मुआशरे को थोड़ी सी आगाही की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, बहुत तरबियत की बड़ी जरूरत है। हो गए तो हमारे लोग बहुत अच्छे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, जिस तरह हम मईशत पे बात करेंगे, बिल्कुल हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। हमारे लिए ये कितना बेहतर है कि एजुकेशन सिस्टम को हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इस तरफ कैसे लाया जा सकता है? मैंने वही कहा कि सबसे पहले तो प्रायोरिटीज़ की बात है। इकोनॉमी को एक प्रायोरिटी के तौर पर लिया जाए, और इसको तो आप मैट्रिक लेवल पर ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, ताकि ये जो जनरेशन हमारी एजुकेशन में आ रही है उसको इकोनॉमिक इश्यूज़ को समझ सकें, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है,
इट इज द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये वो थ्योरी है जिसको आपको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिस में लाना है। बेसिक इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट तो वो करना जब आप चाहिए। इसको अप्लाइड इकोनॉमिक्स के तौर पे नहीं ले रहे और इसको आप माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पे ही बतौर पढ़ाया भी जा रहा है, तो इस लेवल पर माइक्रो मैक्रो लेवल पर। अच्छा, वही जो चीजें आपने बुक्स में लिखी हैं वही आपने बस उसको बताया, उसके अलावा कोई नॉलेज जो है उससे जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स है जो प्रैक्टिकल में यूज होती है उसका हमें उसका तस्करा करना चाहिए कि जो इकोनॉमिक इश्यूज कैसे हैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है। जैसे अभी मैंने कहा सबसे पहले महंगाई ही को, जैसे हमारा जो बेसिक आज का टॉपिक चल रहा है, हाँ जी, कि महंगाई तो को इसको कैसे कंट्रोल करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हुकूमत को तो आप एक तरफ रखें, पहले इंसान खुद से शुरू करे। जी। जब मैं देख रहा हूं कि महंगाई का फ्लो आ रहा है तो हमारे रवैये तब्दील होने चाहिए, हमारी लाइफ में सिंपलिसिटी आनी चाहिए। हम नबी अलैहिस्सलाम के उस तर्ज पर अपनी लाइफ को लाना शुरू कर दें, लग्जरीज से हम ज़रा विदड्रॉ कर लें जी। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट इतना माशरे में ज़्यादा है, आप मुझे बताएं मोहल्लों में आपको शायद ही कोई कच्चा घर बना हुआ नजर आए। गाँव में आप चले जाएं आपको लग्जरीज की इंतहा हुई पड़ी है। बिल्कुल ऐसी ही, अब तो गाँव में जाते हुए वो गाँव वाला एहसास भी होता है कि जब कहीं ये बात होती है कि जी हुकूमत ने महंगाई कर दी या लोग महंगाई बड़ी होगी। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में हमें तो कहीं नजर ही नहीं आती महंगाई का प्रैक्टिकल प्रूफ नजर ही नहीं आता। आप रोड पर देखें आपके इतनी गाड़ियां हैं, ये गरीब मुल्क के ये हालात होते हैं। एक मिडिल क्लास आदमी जो है उसके पास जो है अपनी पर्सनल जो है वो सवारी है और इसको वो लाजिम समझता है, उसके घर आपको 2-3 मोटरसाइकिल और गाड़ियां नजर आ जाएंगे। वही ना, हमने अपने आप को आदी बना लिया है ना, लाइफस्टाइल हमने ऐसा खराब कर लिया है। और उसमें उसका नुकसान देखें, फिर उसका नुकसान पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पैसे के लिहाज से है सो है, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा लॉस हो रहा है वो हम अपनी हेल्थ को लूज कर रहे हैं। आज जो बीमारियां इस वक्त हमारी सोसाइटी में प्रिवेल कर रही हैं, पास्ट में ये थी ही नहीं जी। ऐसे और इसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी एक वजह यह है, नबी अलैहिस्सलाम ने भी जिसकी तरफ इशारा किया और आपने फरमाया कि एक तो हमारी जिंदगी में हार्ड लाइफ खत्म होती जा रही है। हम सॉफ्टर हो गए हैं बहुत ज्यादा, फिजिकल एक्सरसाइजेज बिल्कुल है ही खत्म हो गई। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो आधे किलोमीटर पर भी उन्होंने जाना है तो वो मोटरसाइकिल के बगैर नहीं जाते। अब मुझे बताइए ऐसी जनरेशन जिसकी स्टार्टिंग इतनी नरमो नाजुक अंदाज में हो, ये माशरे में आगे जाकर क्या करेंगे? इन्हें दुनिया में रहना है, सोसाइटी के अंदर जी। जबकि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, आपने फरमाया मुझे ये ज़्यादा पसंद है कि मैं एक दिन खाऊं और एक दिन भूखा रहूं। हालांकि आपके लिए सोर्सेज की क्या कमी थी? आपके लिए तो जन्नत से बेहतरीन आपके लिए लिबास उतर सकते थे और खाने उतर सकते थे, लेकिन अपनी उम्मत को एक मॉडल दिया कि मेरी उम्मत के लोग ये ना कहें कि अपने लिए तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इतनी फैसिलिटीज ली और अपनी उम्मत का ख्याल ही ना रखा। उम्मत को एक अमली प्रैक्टिकल, चूंकि आपकी जो लाइफ है वो रोल मॉडल है इस उम्मत के लिए, और आपसे बड़ा बेस्ट रोल मॉडल कोई नहीं। इसके लिए अल्लाह कह रहा है लक़द लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन मिसाली नमूना जिंदगी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल ये ठीक कह रहे। दूसरी बात ये है कि जब अब इन्होंने महंगाई की बात की है कि जब महंगाई का ये एक रेला आ रहा है तो हाँ, लेकिन देखिए महंगाई का रेला आता है अगर 400 या 200 जैसे अभी आलू बुखारी के, तो लोगों को भी तो थोड़ा सा मीन होना चाहिए, लोगों को भी तो देखना चाहिए। आगे दुकानदार जो है वो डबल ट्रिपल वो कर देते हैं, ये बड़ा और गंदा फ्रूट देंगे, गंदी सब्जी आपको देंगे। तो ये सिर्फ एजुकेशन नहीं, वो देखा ना, एक तबका तो वो है जो मैं कस्टमर की भी मैंने बात की, हमारे यहाँ बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर, वो बड़ा पुअर है। लोगों को ये अंदाजा नहीं है कि उनको अपनी आमदनी विदन लिमिट्स कैसे खर्च करें। सेकंड बिहेवियर जो हमारे सेलर्स हैं उनका मिशन ही ये है कि पैसा कमाओ, लूट खसूस, एक्स्ट्रा प्रॉफिट की तरफ वो जा रहे हैं और क्वालिटी और स्टैंडर्ड लो है। हुकूमत ने अगर 1% की है महंगाई तो यहाँ पे 20% महंगाई हो जाए, और साथ फिर देखिए जी स्टॉक कर लेती हैं चीजें। कि फॉरेन में आप देखें, वेस्टर्न्स को आप देखें कि अगर किसी चीज का रेट बढ़ गया है, 10 रुपए रेट बढ़ गया है, तो जो पुराना स्टॉक वो लेकर आया है वो उसको उसी रेट पर बेचेगा, क्योंकि वो कहता है ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको मैं आपकी बात इंटरप्ट में, बल्कि वो उसको सेल पे लगा देगा। मैं तो 20 साल से बाहर जा रही हूँ और मैं हमेशा प्राइसेस देखती हूँ, और 20 साल में अगर कोई वो बड़ा होगा तो बड़ी माइन्यूट सी चेंज आई है। और वो कहते हैं उसका वेस्ट का जो है कि अगर हमसे एक चीज की कॉमोडिटी की कीमत ज्यादा है तो हम उसको, वो एक बंदा तो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन उस कॉमोडिटी को हर बंदे को यूज करना चाहिए। तो वो कुछ दिनों के बाद उसको सेल पे लगाएगा कि मेरे और आप जैसा बंदा भी वो यूज कर सकते। चलो एक सिर्फ एलिटिश क्लास ना करें, हम लोग भी करें। इसलिए
जो आपका तबके का तफरकाती जो फर्क है, डिफरेंस है, जो सोशल डिस्पैरिटी है, वो वहाँ पे कम है जी, वो कॉम्प्लेक्स दूसरा यहाँ पर हर आदमी जो है ना इंडिविजुअल लाइफ गुजारा। अनफॉर्चुनेटली हम एक कौम नहीं है, हम तो ग्रोह हैं। ये तो कौम का कॉन्सेप्ट नहीं है। एज अ नेशन तो ये होता है कि आपने पूरी कौम को लेके चलना है। बिल्कुल ऐसे। देखिए इस्लाम में जो ज़कात का हुक्म दिया गया है वो इसीलिए दिया गया है कि अकामुलेशन ऑफ वेल्थ, कि दौलत चंद हाथों में जमा ना हो, बल्कि इसमें ज़कात के जरिए से रास्ते निकाले जाएं और वो लोग जो हैव नॉट हैं, जिनके पास है नहीं, वो भी उससे जो है वो बेनिफिट ले सकते। अच्छा, फिर हमारे यहाँ खैरात और ज़कात का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने लोगों को गरीब ही रखना है। अच्छा, लोगों का भी ये है कि जिसने एक दफ़ा ज़कात लेनी शुरू कर दी वो ज़कात पे सारी ज़िंदगी गुजार दे। जबकि इसका असल कॉन्सेप्ट ये है कि इससे आप इतनी सिर्फ हेल्प लें कि आप अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, जैसे आप अपने आप को जो है स्टेबल कर लें, फिर आप उसको छोड़ दें। यानी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस्लाम में जो ज़कात का इस्तेमाल हुआ वो इतना इफेक्टिव था कि उनके ज़माने में लोग ज़कात देने वाले थे और लेने वाला कोई नहीं होता। आज हम देखते हैं लोग जिस तरह हमने सिस्टम तोड़ दिया। अब लोग ज़कात दे रहे हैं सवाब के लिए। अब वो क्या करते हैं, अब देखें आप एक मोहल्ले में अगर आप वॉच करेंगे, अगर महंगाई बढ़ गई, हम सबको एहसास है, तो क्या हमने अपनी एक अद डिश कम कर दी? ये हमारा अखलाकी फर्ज है। मैं ये सोचूं कि मैं तो फिर इसको अफोर्ड कर लूंगा, लेकिन मेरे पड़ोस में जो गरीब आदमी हैं उन पर बर्डन पड़ा है, तो मुझे ये उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करना, ये सिर्फ अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती, ये पूरी सोसाइटी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बात है ना कि हर इंसान की अपनी एक जिम्मेदारी है। वो भूल गया है कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाना है, दूसरे की जिम्मेदारियों को देख रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, और आप देखिए सबसे ज्यादा जो शोर मचा रहे होंगे ना लोग, वो वही वही जो लोग ज्यादा इस पे शोर मचाते हैं जिनके पास फैसिलिटीज ज्यादा है। हाँ जी, अभी देखिए लोगों ने अपनी बहुत सारी चीजें जो है जायदादें बना ली, सब कुछ कर लिया, आप जो है वो आगे का सोच ही नहीं रहे। अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जिस तरह इन्होंने बात की है वो तो हमारे है ही नहीं ना, कहीं भी नहीं है। आप कोई भी माशरा जो देख लें, जो तरक्की याफ्ता माशरा, तो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ काम में देखें, टैक्सेस देते हैं ना लोग, तो उनकी तो उतनी अक्यूमुलेशन होती नहीं है। 40% 30% टैक्स दे देते हैं, तो हुकूमतें अमीर है ना, तो हर लोगों को वो बराबर का वो देती है। टैक्सेस भी वो देते हैं, प्लस आप देखें उनके यहाँ अक्यूमुलेशन वेल्थ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं, वो कहते हैं, वो बताते हैं लेकिन अमल नहीं करते जी। वो कहते हैं यहाँ हमने नहीं देखा लोगों को प्लाट खरीद रहे हो, वहाँ प्लाट ले लिया, वहाँ प्लाट, वहाँ तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं। बल्कि वेस्टर्न में जिस किसी के वहाँ इतनी चैरिटी लोग करते हैं कि अगर किसी के पास कोई सरप्लस चीज हो तो अपने घर के बाहर रख देता है कि जिस किसी को जरूरत हो वो उठा कर ले जाए। चैरिटी शॉप्स हैं। जिस सोसाइटी में ऐसे रवैये होंगे उस सोसाइटी के लिए ऐसे इश्यूज कोई इश्यूज नहीं रहते जी। वो उसको हैंडल करना जानती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, फालतू सरप्लस चीजें पड़ी हुई। एक गज़वे के में वापसी के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इस बारे में फरमाया कि सरप्लस चीज तुम में से, जिसका मफहूम ये है कि जिसके पास कोई चीज सरप्लस हो वो अपने भाई को दे दो। तो सहाबा फरमाते हैं उस दिन हमें अंदाजा हुआ कि हमारे पास अपनी जरूरत से फालतू किसी चीज का रखना जायज नहीं है। ये आज वही अप्रोच, हमारी इस्लामी अप्रोच, वो हमें वेस्टर्न में प्रैक्टिकल में नजर आ रही है। हम अपनी चीजों को भूलते जा रहे हैं ना। हमने अपने असलाफ को छोड़ दिया, अपनी अक़दा वैल्यूज को छोड़ दिया और दूसरों ने अपना लिया, वो कामयाब हो गए और हम नीचे आ गए जी। और दूसरों ने अपना लिया जिनका मजहब भी इस्लाम नहीं है जी, बिल्कुल। तो उन्होंने इस्लाम को एज अ वो जो कोड ऑफ लाइफ था ना वो कर लिया। वो ठीक है, कलमा नहीं पढ़ते, उन्होंने कोड ऑफ लाइफ तो उसको बना लिया। बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी हैं जो हमारे मुसलमानों की होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी भी सही। हाँ जी, बिल्कुल लोग ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन वो जो है वो हम अपनी वैल्यूज से बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं। अच्छा मैम, ये भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह बच्चे हैं इनकी बीमारी को किस तरह क्योर किया जाता है, इनको इस बीमारी के से रिलेटेड जानना चाहेंगे कि किस तरह इलाज इनका मुमकिन है। बिल्कुल ठीक बात, सॉरी आपको मैंने इंटरप्ट भी बीच में कर दिया, क्योंकि पैशनेट होता है जब बंदा तो वो बोलना चाहता है। तो वो ये बात है कि जी आज हम ऑटिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं, वैसे तो हम सेरिब्रल पॉल्जी को भी डील कर रहे हैं और डाउन सिंड्रोम्स को भी। तो ये इनकी बिहेवियर थेरेपीज़ होती हैं बच्चों की। अगर हम ऑटिज्म के हवाले से बात कर रहे हैं तो इनकी बिहेवियर थेरेपी है, इनकी स्पीच थेरेपी है, जैसे मैंने आपको बताया है, इनकी म्यूज़िक थेरेपी है, क्योंकि बोलने का अमल होता है। 3 सिम्टम्स मैंने बताए हैं आपको जो साइंस होते हैं ऑटिज्म के, इसमें इनकी सोशल स्किल्स डेवलप नहीं होती, क्योंकि जहन में कोई ऐसा डिफरेंस होता है जिससे इनकी वो चीज़ें
नशोनुमा नहीं पा सकती। तो इनको समाज में जो है, जो इनका रख रखाव का अमल होता है वो कम होता है, ये तनहा रहना पसंद करते हैं, इनका कम्युनिकेशन का मसला होता है और रेपिटेटिव बिहेवियर, ये एक मोटी मोटी चीज़ है। बाकी तो एक पर्सनैलिटी के साथ इनकी हर पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। तो इनके लिए ये सारी इंटरवेंशन थेरेपीज आपको जो रिक्वायर्ड होती हैं वो अप्लाई कर, जिसपे साइकेट्रिस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, स्पीच भी होते हैं। और उसके अलावा मैंने आपको बताया कि इनके साथ एक अच्छा अमल और इनको इंक्लूजन में भेजने का, कि इनको आप नॉर्मल सोसाइटी का पार्ट बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें मजीद हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमें यहाँ पे लेनी है ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह मैम हमें इस बीमारी की, ऑटिज्म की हमें अलामात बता रही थी, साथ इनसे ये भी जानते हैं मैम इसकी वजूहात वैसे क्या होती हैं। देखिए जी, बहुत सारी जो पूरी दुनिया में अब तक तहकीक हुई है उसमें इसकी वजूहात का भी कुछ नहीं है, सिर्फ वो कहते हैं जी जेनेटिक है। उसके अलावा बहुत सारी तहकीकात हो रही हैं, लेकिन ये नहीं, इसकी कोई नोन वजह अभी तक सामने नहीं आई। ठीक है, इसकी नोन कोई वजह ऐसी सामने नहीं आई। और पूरे जहाँ पे तरक्की याफ्ता ममालिक में तो ऑटिज्म बहुत ज़्यादा है, और जैसा कि शायद मैंने पहले कहा हो कि वहाँ पे तशखीस भी है और वहाँ पे आगाही भी है, इसलिए ज़्यादा केसेज है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी कहते हैं जी इस वक्त 17 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हैं, लेकिन ये सिर्फ कोई मुस्तनद डेटा नहीं है इसमें, लेकिन पता नहीं और भी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आपके हर इर्द गिर्द अगर साइंस और सिम्टम्स आप देखें तो लोग मौजूद होते हैं, लेकिन कहीं शिद्दत के हैं, कहीं कम है। और ज़ाहिर है बच्चों से हम इसलिए शुरू करते हैं कि बच्चों अगर 2 या 3 साल में ये बीमारी आपकी पकड़ ली जाए तो ये बच्चे उसका सोसाइटी का जो नॉर्मल सोसाइटी है उसका हिस्सा, प्रोडक्टिव मेंबर्स बन सकते हैं, कि इनको आप तरबियत दे सकते हैं। क्योंकि जैसे बड़े होंगे तो फिर जो है आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो कम होती जाती है। ऐसे बच्चे फिर पिक नहीं कर सकते फौरन, फिर ऐसे पिक नहीं कर, क्योंकि उनकी तो पहले ही देखिए जी जिस तरह की पावर, पिक एंड पावर जो है, उनका IQ लेवल कम है, कई बच्चों का ज्यादा भी होता है, लेकिन उनकी फिर और वीकनेसेस होती हैं। अच्छा, पेरेंट्स का मैम क्या रिएक्शन होता है? पेरेंट्स, हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। जो हमारे वालिदैन है उनमें वो एक्सेप्टेंस लेवल ही नहीं है। वो सिर्फ अगर आके ये कहेंगे कि जी ये मैडम बच्चा बोल नहीं पा रहा, सिर्फ, तो देखिए जी अगर 2 या 3 साल की उम्र में बच्चा बोल नहीं पा रहा तो इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, और वालिदैन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। वही जो बात हम बात कर रहे थे ना स्टिग्मा की, कि सोसाइटी स्टिग्मा है, वो कहते नहीं जी हमारा बच्चा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे बच्चे को, और फिर उसके बाद उसको आप कैसे इंपावर कर सकते हैं? आप उस पर आप कहते नहीं है कि इसको ऑटिज्म है, ये ऑटिस्टिक बच्चा है, तो आप कैसे इसको इंपावर कर सकते हैं? तो आपको पहले एक्सेप्टेंस लेवल अपना रेज करना चाहिए और सोसाइटी में भी कॉन्फिडेंस से निकलना चाहिए। नॉर्मल बच्चे भी देखिए, नॉर्मल बच्चे नहीं फेल हो जाते, कितने क्लासेस में हो जाते हैं। और आप कहते हैं जी आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो नहीं बन सकता, तो कोई बात नहीं, आप स्पेशल नीड के बच्चों को भी करें, कम से कम उसकी इतनी तरबियत हो जाए कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने खुद मुख्तार जिंदगी गुजार सके। जाहिर सी बात है पेरेंट्स का भी आपकी सपोर्ट जो है ना वो बड़ी जरूरी होती है। पेरेंट्स की सपोर्ट, बच्चा तो ऑलरेडी उस बीमारी से, उस फेज से गुजर रहा है, पेरेंट्स भी गुजर रहे होते हैं, लेकिन पेरेंट्स को जो है ज्यादा गुजर रहे होते हैं क्योंकि वो कॉन्शियस होते हैं। और फिर ये चैलेंजिंग चीजें हैं, इन पे जो है अखराजात बहुत आती हैं। किस तरह से आप एक आज नॉर्मल स्कूल में भी बच्चे को दाखिल नहीं करा सकते, एक गवर्नमेंट की स्कूल में भी आपको अगर फीस या कुछ किताबें देनी पड़े, क्योंकि हमारा आप देख लें कि कितनी पॉवर्टी है, वो भी नहीं कर सकते। तो इतने इतने बड़े अदारों में जहाँ पे इन बच्चों पे काम है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके मेरी ज़कात पे, चैरिटीज़ पे हम चला रहे हैं उसको, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि लोग जो है अहले दिल भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और होना भी चाहिए, और होना चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरह इन्होंने बताया कि ज़कात तो हमारा एक पिलर है इस्लाम का, तो उसमें ज़कात भी है, आपकी अदर चैरिटीज़ भी हैं, और आप ह्यूमैनिटी पे काम कर रहे हैं। जैसे अभी इन्होंने बताया कि जी वेस्ट पे काम हो रहा है कितना, हर चीज़ पे, तो वेस्ट पे तो हर देखिए इस तरह के बच्चों पे, आखिर चैरिटीज़ वहाँ पे तो ज़कात का नहीं है, लेकिन कितनी चैरिटीज़ आती हैं। और मैं तो वहाँ मैंने स्कूल्स में काम किया है, आप यकीन करें इन स्पेशल नीड के बच्चों पे मैं अंदर जाके, क्योंकि बड़ी परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ पे कोई मोहम्मद, कोई जॉन, कोई क्रिश्चियन, ज्यू, कोई फर्क नहीं है, सब बराबर है, सब बराबर है। और मुझे देखिए सिर्फ एक छोटा सा मैं आपको वाकया बताऊं कि मुझे वहाँ पे एक सुपरवाइजर था, तो ही आस्क मी, जिन्होंने अंग्रेजी में कहा कि आपको ये पता है कि खाने से पहले आप लोग क्या कहते हैं? तो मैंने कहा व्हाई आर यू आस्किंग, आप क्यों
उसने कहा जी वन ऑफ द पेरेंट्स जो थे वो मेरे पास आए, मुसलमान बच्चा था वो, तो वो मुझे कह के गए कि जब आप इसे खाना खिलाना लगे ना तो उससे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ, तो वो कौन सा था आप जरा मुझे बताएं। अब आप उसकी जिम्मेदारी देखें, वो खुद क्रिश्चियन है, उसको जरूरत नहीं है कि वो, और उसने कहा हाँ खाने के एंड में आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा ये भी आप उसको करवाएं। तो देखिए उनकी एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाजी जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है और उसको हमें पूरा करें तो अल्लाह ताला खुश होगा। वो अल्लाह ताला कहते हैं मेरी इबादत में तो कमी बेशी आ गई मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जब इंसानियत जो इंसानियत के लिए उसमें कमी बेशी आई है वो फिर उस इंसान से माफी मांगे। बिल्कुल ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी बात। आई वाज ट्रूली इम्प्रेस्ड। देखिए मैंने कहा शायद हम भी होते तो हम भी ये ना करते। हाँ, तो जो उसने वो एक समाजी अपनी जिम्मेदारी, हम अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा। माशरा में जो बिगाड़ है इस टाइम वो काफी हद तक उसमें तब्दीली आ सकती है। सर जिस तरह वही बात हम कि महंगाई के वाले जिन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मईशत को कैसे बेहतर बनाएं, तो इसमें क्या टिप्स होने चाहिए? एक तो पहली चीज तो ये है कि आप अपने, अभी हम जो बात अब तक कस्मा बयान करते रहे कि अखराजात एक्सपेंडिचर को हमें कंट्रोल करना है। सेकेंडली हमें अपना इनकम लेवल को इम्प्रूव करना है। जब तक कोई इकोनॉमी उस वक्त तक बूस्ट नहीं करती जब तक वहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो अपने इनकम लेवल को जो ऊपर ले जाने की कोशिश नहीं करते। हमारे यहाँ इनकम के जो सोर्सेज हैं वो ट्रेडिशनल हैं, वो मॉडर्नाइज नहीं है, बहुत कम लेवल पर। अब हमारी यंग जनरेशन जो है ये इंटरनेट के ज़रिए से, ऑनलाइन के ज़रिए से बिजनेस अवेयरनेस आती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इसमें जहाँ इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पॉजिटिव भी है। बिल्कुल ऐसे और पॉजिटिव में ये है कि लोगों के अंदर और नौजवान नस्ल में एक रोशन ख्याली जरूर आई है कि हमें आगे बढ़ना कैसे है, अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने ट्रेडिशनल एटीट्यूड को से हटकर अपने आप को कैसे आगे ला सकते हैं। और हमारा तो सोसाइटी इतनी टैलेंटेड है पाकिस्तान की। अभी आप देखें लास्ट टाइम जो कोरोना का इशू हुआ है हमारे मुल्क में, तो वो अकेली गवर्नमेंट ने तो उसको सॉल्व करने में उसका तो सारा क्रेडिट नहीं है। ऐसे लग रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकल आए सड़कों पर और गरीब लोगों के लिए पैकेट बना रहे हैं और इंडिविजुअली एफर्ट्स बहुत ज्यादा लोगों ने बड़ी अच्छी तरह से याद, हमारे खानेवाल में उधर मुझे एक लेबर ने बताया, मजदूर ने, कि जो हम जहाँ मजदूरी के लिए जमा होते थे तो चूंकि कोरोना आ गया वो मटेरियल और हर चीज़ बिल्डिंग एक्टिविटी स्टॉप हो गई, तो उसने कहा वहाँ गाड़ियों में लोग आते थे पैसे लेकर और कहते लाइन बना लो और जो तुम्हारे पैसे हम तुम्हें दे दें ताकि हफ्ते हफ्ते का तुम्हारा जो तुम रोजाना कमाते थे तुम्हारा जो है ना उसमें प्रॉब्लम ना पैदा हो। अच्छे लोग भी पड़े हैं, लोगों की नौकरियां खत्म हो गई ना कोविड में, लोगों की नौकरियां कोरोना की वजह से हमारी मईशत बड़ी कोविड में लोगों ने जिस तरह भरपूर सपोर्ट किया हम सरवाइव कर गए। वरना हम जहाँ हमारी जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क की इकॉनमी के लिए ये इतना बड़ा इशू था कि हमने बिल्कुल बैठ जाना था। तो इसमें जो आम आदमी जिस तरह से उसने अपना किरदार अदा किया है, इसी तरह वो अपनी इकॉनमी को भी जो है ना जी वो एक फ्रंट टारगेट समझे। अगर हमने अपनी इकॉनमी को सेट ना किया और लोगों को, खुसूसन जिन लोगों के पास जो हमारे यहाँ इस वक्त बड़े बड़े बिजनेस सर्कल चला रहे हैं, उनको अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहिए कि उसके अंदर, क्योंकि देखें इस्लाम ने अगरचे इस पे बैन नहीं किया कि आप किस हद तक प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन कुछ इस्लामिक वैल्यूज लगाई हैं। इस्लाम में ये कहा है कि जब तुम प्रॉफिट मार्जिन सेट करो तो ये देख लो कि ये आदमी जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये तुम्हारा ब्रदरहुड, इस्लामी नुक्ता नज़र से इसके साथ तुम्हारा एक भाईचारा भी है, तुम इक्वलिटी सेंस भी रखते हो, तुम्हारे अंदर पाइटी होनी चाहिए, अल्लाह तुमसे खुश होगा अगर तुम अपने किसी भी भाई के साथ रहत कर। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी तुम तोलो तो अपने तराजू को झुकता रखो, यानी जहां आपने जो आर्टिकल्स डाले हुए हैं उसको झुकता रखो, अपनी तरफ ज्यादा दो, उसको ज्यादा बेनिफिट। लेकिन आजकल हम देखते हैं जखीरांदोजी हो गया, नापतोल में कमी हो गई, ये ज्यादा इशू महंगाई के यही बने हैं। अच्छा, गवर्नमेंट कुछ रेट वो जो है कर रही है तो आगे बेचने वाला वो डबल ट्रिपल आपको बुरी चीज दे रहे हैं, पूरी चीज दे रहे हैं, उससे बरकत नहीं होगी। अब उसके नतीजे में ये जो हमारे यहाँ बीमारियां और परेशानियां सोसाइटी को आई हैं वो हमें समझ नहीं आ रही कि खैरात ये नहीं है कि आप लोगों से ओवर चार्जेस भी कर रहे हों और मिलावट भी कर रहे हैं और चैरिटी में जाके और ज़कात में जाके दे दें। बिल्कुल, ये तो आपने कोई उसका तो कोई ये तो आपने उलट काम शुरू कर दिया। आपकी सबसे बड़ी ज़कात ये है और सबसे बड़ी चैरिटी ये है कि आप लोगों को नॉर्मल प्रॉफिट पे
है जी, उनको फैसिलिटेट करें। अभी माह रमजान आ रहा है, हर अच्छी चीज दें, क्वालिटी अच्छी हो। हमारे यहाँ माह रमजान आ रहा है, बीइंग ए मुस्लिम आप यानी इतनी शर्म आती है हमें जब हम वेस्टर्न को देखते हैं कि वहाँ बाकायदा स्टोर लग गए हैं और उसमें उन्होंने सेल शुरू कर दी है कि फॉर मुस्लिम। और यहाँ हमारा मसला ये स्टॉक कर लिया गया, केला स्टॉक हो गए, सुने यकीन करें। यहाँ तो यहाँ राजी वेस्टर्न में जो मुसलमान बिजनेसमैन हैं उनका रवैया ये है कि वहाँ रेट ज्यादा है। तो मेरी मिसिस की भांजी है, वो कहती जी वहाँ रेट ज्यादा है और जो ब्रिटिश ने लगाए हुए हैं वहां पर उनकी सेल पे हमें वो चीज सस्ती मिल रही है। वो ये था कि जाहिर सी बात है, एक तो हम रोजे भी रख रहे हैं, फिर आप उसके कि लोगों का हम ख्याल रखने की बजाय उनके लिए थोड़ा परेशानियों में इजाफा कर देता है कि एक आम बंदा अगर बाहर से कोई चीज खरीदने जाएगा तो वो पहले सोचेगा क्या आया मेरे पास इतना बजट है कि मैं ये चीज खरीद के ले जाऊंगा और मैं फैमिली में जो है आराम से बैठ के। इसीलिए मैं आपकी बात सॉरी पर इंटरप्ट कर, इसीलिए करप्शन भी बढ़ती है, क्योंकि वही एक बंदा जो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी तनख्वाह में तो फिर रिश्वत की तरफ आता है, वही जो तकलीद होती है उसे, तो वो फिर आपकी करप्शन भी बढ़ेगी। लेकिन जब दौलत आप चंद लोगों के हाथों में रहेगी उसके दो नुकसान हुए। एक तो ये हुआ उन्होंने फ्लो जो है सर्कुलेशन ऑफ मनी को स्टॉप कर दिया, जब उसको स्टॉप किया तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। सेकेंडली ये कि वो माशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चंद लोग जब ऐसा करते हैं तो जो लोअर क्लास होती है उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है, उसी से माशरे के अंदर जो है ये जो सोशल क्राइम्स आ रहे हैं इसकी रेशो क्यों बढ़ रही है। ये जो मोटरसाइकिलों पे नौजवान जा रहे हैं और मोबाइल छीन रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यही रवैया बना है कि उन लोगों ने जो सोसाइटी के अंदर एक तो लूट खसूट से पैसा जमा किया, दूसरा उन्होंने फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर दी जिससे अनबैलेंस हो गई हमारी इकोनॉमी सारी की सारी, और उसकी वजह से ये क्राइम क्रिएट हो गए। अब हमारा रवाज बन गया। जो करंट सिचुएशन है सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब करंट में यही हो रहा है कि जो हमारा माशरा जिसके पास पैसे कम है लेकिन वो ये नहीं देखता कि मेरी हदूद कितनी है, वो ये देखता है कि दूसरे आदमी ने अपनी बच्ची की शादी पर इतना लाखों रुपया लगाया तो मुझे भी लगाना। ये हमारे अंदर ये चीज भी बड़ी अब देखा देखी जो है ना, देखा देखी बहुत ज्यादा चल पड़ा है। काफी ये कुछ कहते हैं ना सोशल मीडिया पे भी ये हमारी जिंदगियों पे बड़ा असर किया है। इसमें भी आगाही नहीं है ना। हाँ जी, कि भी आप दूसरे की आमदनी देखिए, दूसरे को देखें, अपने आप को देखें, हमने अपने मुताबिक अपनी चादर को देकर पाँव फैलाएं, ये भी तरबियत की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी जो है, क्योंकि इसमें चंद चीज़ें हैं जिन्होंने इसको बहुत ख़राब किया। सबसे पहले हमारी अवेयरनेस इसमें कम है, इसको फोकस नहीं किया ना हुकूमतों ने ना आवाम ने कि इकोनॉमी जिसके बगैर आपका ना घर चलता है, ना आपका ऑफिस चलता है, ना आपकी हुकूमत चलती है, इसको बड़ी सीरियसली टैकल करना चाहिए था। तो उस पर कोई काम नहीं हुआ है जी, और उस तरह इस पर मेहनत नहीं हुई, बाहर से पैसे लिए और वक्त ही हमारे यहाँ जो भी गवर्नमेंट आती है फॉर द टाइम बीइंग जो है वो उसको लेके चलती है। उसके नतीजे में अब हमारा जो डेफिसिट है, बजट डेफिसिट, वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारा ज़्यादातर बजट में जो रकम है वो तो हम लोन के इंटरेस्ट देने में लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी इकोनॉमी कैसे सीधी कर्जा ही हम लोगों ने कर्जा इतना है, और उसके नतीजे में फिर हमारी जो इसी तरह हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़ी हैं, बहुत कम एक्सपोर्ट हैं। पाकिस्तान यानी दुनिया का एग्रीकल्चर कंट्री, और वो गंदम बाहर से मंगवा रहा है, जुल्म खुदा का इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी एग्री प्रोडक्ट्स हमारी बाहर से आ रही हैं। हमने रिसेंटली अभी जो शुगर मंगाई है आपने, चीनी बाहर से मंगवानी पड़ी आपको, तो आप कहाँ कैसे सरवाइव करेंगे कि जो आपकी बेसिक इकोनॉमी है जिस पर स्टैंड करता है। किसी ज़माने में हमारा 70%, अभी भी रिसेंटली जो इशू इसके फिगर्स हैं वो 60 to 70 के दरमियान वेव करते हैं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन जो है वो बिलोंग करती है रूरल एरिया से। बिल्कुल ऐसे ही है। और एग्रीकल्चर जो है हमारी जो है वो हमारे लिए बेसिक उसकी है, लेकिन उसके ऊपर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है किसी गवर्नमेंट ने। इवन दैट जो जिम्मेदार हैं उन्होंने भी अपनी उस शोबे को बेहतर बनाने में कोई किरदार अदा नहीं। सही। अच्छा जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप जो है हमारे शो में आए। मैम आपका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगी हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहें आप। जी, मैं तो अपने इस जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं इनके महंगाई की तो बात बहुत हो गई। हाँ जी, महंगाई की बड़ी अच्छी बातें की, और यही हमारे माशरे के मसले हैं इस वक्त, महंगाई सबसे बड़ा। लेकिन मैं स्पेशल नीड के बच्चों के हवाले से दूंगी कि वालिदैन को, क्योंकि अगर उनके बच्चे ऑटिस्टिक के, कल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, और या दूसरे कोई स्पेशल नीड के बच्चे हैं
तो प्लीज़ जैसे कि सोसाइटी का एक बड़ा सफाक नज़रिया है कि जी ये जो बच्चे हैं ये आपके किसी गुनाह की पैदावार है, ये लोग कहते हैं ना हाँ कि जी, ये बिल्कुल, बच्चे ये बड़ी आपने कोई गुनाह किया होगा तो हाँ। उसकी है, तो खुदा के लिए इस चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए। और आजमाइशें आती रहती हैं और अल्लाह की तरफ से आती हैं, और अल्लाह ताला जब आपको किसी इम्तिहान में डालता है तो उसका कोई ना कोई वो रास्ता भी निकालता है, और वो इतना रहीम करीम है कि वो आपके लिए, और वो हर मर्ज की देखे ना शफा है, वो मर्ज देते तो उसकी शिफा भी देता है, और अल्लाह पे जब हमारी उम्मीद होगी तो हमें इस रास्ते से ज़रूर निकालेगा। इससे निकलने के लिए हमारे, और हम तन्हा नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे स्पेशल नीड के हैं और वो इसी तरह चल रहे, तो आप अपने आप को बिल्कुल तन्हा ना समझे। मैं उन सब वालिदैन को कहती हूँ, अगर किसी भी उसकी स्पेशल नीड की आपकी तशखीस होती है इंक्लूडिंग ऑटिज्म, तो अपने घर को कहकों से मत रोके। इन बच्चों की तो हम तो इन बच्चों के साथ काम करते हैं, इन बच्चों की इतनी पुरलुत्फ बातें होती हैं कि आपको प्यार आता है। आप प्यार कीजिए, और अगर आपने इनके बारे में कोई ख्वाब देखे और वो ख्वाब लगते हैं कि, तो थोड़ा सा अपने ख्वाबों को तब्दील कर लें, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और इधर उधर आप देखिए अपने बच्चों को, उन बच्चों को, तो उनको प्यार जरूर करें। बहुत शुक्रिया जी, आपका शुक्रिया बुलाने का, थैंक यू। इसके साथ ही नाज़रीन आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।